प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1521 बुलघोस्ट। मेडा यूइचिरो ने जैसे ही ये कहा, उसने अपने गोल्ड रिम चश्मे उतारे। सिजल, उसकी एलिगेंट सूट सीधा चिथड़ों में बदल गई और उसके मांसपेशियां एक बलून की तरह फूलने लगी। मेडा यूइचिरो का शरीर एक अनइमेजिनेबल स्पीड से ग्रो करने लगा। उसकी स्किन काली पड़ने लगी और उस पर घने और लंबे बाल उग आए। चेहरा भी डरावना हो गया था और हड्डियां क्री कर रही थी। उसके माथे से 2 मोटे सींग निकल आए और उसकी टांगे 8 स्पाइडर लाइक पैरों में बदल गई। बूम! अब डेंग जिंटोंग के सामने एक 50 मीटर ऊंचा मॉन्स्टर खड़ा था। गाय का सिर, इंसानी शरीर और मकड़ी जैसे पैर। वो नीचे झुका और अपनी नथुनों से गर्म भाप छोड़ते हुए बोला, चलो कमजोर कल्टिवेटर, मुझे देखो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कैप्टन ऑफ द 2 एनडी डिवीजन ऑफ यूनमिथिंग, मेडा यूइचिरो, कोड नेम न्यूग, ORC टाइप एबिलिटी यूजर, एबिलिटी इंडेक्स 9900 पॉइंट्स। उस विशालकाय बीस्ट से निकलती प्रेशर डेंग शिंटोंग के चेहरे पर गहरी संजीदगी ले आई, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी तैर गई। लगता है मेरा अंदाजा सही था। वो ड्रैगन स्पेसिमेन वाकई एलियंस की पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करता है, वरना इतने छोटे नियॉन में इतने हाई लेवल एलियंस कैसे पैदा होते। तो चलो लड़ते हैं। इमॉर्टल माउंटेन के चारों ओर युद्ध अपने चरम पर था। झंगी और इविल बॉय की फाइट हो या हुआ द्वारा 100 डीमंस की एंटायर नाइट परेड को रोकना, सब कुछ ब्लड बॉइलिंग था। मे द लाइट प्रोटेक्ट यू एंड मी, प्रेज द लाइट। डेंग शिंटोंग का शरीर अब एक ब्लेजिंग एनर्जी सोर्स में बदल चुका था। 1 करोड़ वॉट का लाइट बल्ब। इतनी ज्यादा ब्राइटनेस थी कि आसपास के यूमा कोर्ट के सारे एलियंस अंधे जैसे हो गए। कोई उनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पहचान पा रहा था और सब कंफ्यूजन में पीछे हटने लगे। इतने में जंगल से एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम्हारा अपोनेंट यहां है, हरामी हो। एलियंस ने मुड़कर देखा। बेली चोंकिंग, WD और बाकी टीममेट्स ने घेरा बना रखा था और उनके बीच में खड़ा था एक 3 मीटर टॉल ब्लैक ह्यूमनॉइड मचर, जाइंट गॉड सोल्जर नंबर 2, जिसे ल्यू कैरन ने अंकल वायु के लिए बनाया था। क्रैक क्रैक, मच के चेस्ट, शोल्डर्स और वेस्ट से हजारों छोटे लॉन्च होल्स खुलने लगे। किल देम हार्ड। अंकल वायु ने खुशी से लॉन्चर दबाया। 1 सेकंड में जाइंट गॉड सोल्जर नंबर 2 फायरवर्क की तरह फट पड़ा। माइक्रो मिसाइल्स ने सारे दुश्मनों को लॉक कर लिया और रेन की तरह बरसने लगे। फॉरेस्ट का पूरा एरिया एक्सप्लोजन की लपटों में घिर गया। बूम! 10 किलोमीटर के रेडियस में बर्फ पिघल गई। नियॉन के दर्जनों एलियंस या तो मारे गए या जलते हुए चीखते चिल्लाते गिर पड़े। फर्स्ट वेव में ही 30 से ज्यादा एलियन मारे गए। अंकल वायु ने कामली लॉन्च चेंबर बंद की। एक बार का हमला था क्योंकि एम्यूनिशन लिमिटेड था, लेकिन उसने अपनी पीठ से 1-2 मीटर लंबी एलॉय स्वॉर्ड खींच ली और दूसरा हाथ अब भी टारगेट पर रेडी था। तभी एक जापानी फीमेल एलियन ने लॉन्ग पोनीटेल के साथ एक डायमंड शेप्ड हैंड साइन बनाया, फायरबॉल। वो हवा में जाइंट आग का गोला समन कर चुकी थी। फटाक! गोला बढ़ता गया और कुछ ही सेकंड में वो एक 100 मीटर चौड़ा इन्फर्नो बन गया। फैटी सू सामने कूद गया, ब्लिजर्ड। उसने गहरी सांस ली और बर्फीली हवा जोर से फूंकी। ठंड की लहर ने आग को काबू में कर लिया। गर्मी धीरे धीरे हवा में खत्म हो गई। डैम, एनिमीज बहुत ज्यादा है। बेली चोंकिंग ने घूंसा ताना और अपनी मेक निकाली। अ रीइंफोर्समेंट टाइप एलियन लाइक हिम, स्ट्रेंथ बेस्ड वेपन्स उसे सूट करते थे। WD ने हाथ उठाया। बूम! चारों ओर सैकड़ों एनर्जी बॉल्स तैरने लगी। लेट्स सी हु किल्स मोर टुडे। उसके फ्लोटिंग कैनन्स अब हर डायरेक्शन में फायर कर रहे थे। ZZAP, बूम! वह हाई फ्रीक्वेंसी कैनन फायर ने WD को एक वॉकिंग गन में बदल दिया। हालांकि सारे जापानी एलियन एलीट थे, कम से कम एबिलिटी इंडेक्स 9000+, लेकिन अंकल वायु और WD के इंटेंस फायर पावर के सामने वीकर एलियंस टिक नहीं पाए। लेकिन तभी WD के पीछे एक हल्की टिंगल हुई। उसकी पीठ में एक ठंडी लहर दौड़ी। डेथ सेंस। क्रैप! बेली चोंकिंग गर्जा। वैम! उसने अपनी मेक को हवा में घुमाकर
पीछे की तरफ दे मारा। अटैक टला। WD ने राहत की सांस ली। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसने डरते हुए चारों ओर देखा। कौन था वो? बेली ने सिर्फ एक बात कही, तू अभी अभी मरा था। किस्मत से बचा है। चैप्टर 22 द ड्रिफ्टिंग ब्लेड। बेली चौंकिंग ने चारों ओर गहराई से देखा और WD से गंभीर स्वर में कहा, अभी पीछे तुम्हारे एक इल्यूजरी शैडो अचानक प्रकट हुआ था और उस नाइफ ने तुम्हारी जान ऑलमोस्ट ले ही ली थी। WD की कॉम्बैट यूनिफॉर्म पीठ की तरफ से छिद गई थी और दिल के ठीक पीछे से खून रिस रहा था। हमला इतना सडन और साइलेंट था कि आसपास किसी को खबर तक नहीं हुई। दूसरी तरफ कोई बेहद खतरनाक असैसिन टाइप एलियन है। सबको सतर्क रहना होगा। बेली की बात सुनते ही सब अलर्ट हो गए। ऐसा चुपचाप हमला सच में किसी को भी झकझोर सकता था। फैटी सू ने खुद आगे बढ़कर कहा, लेट मी ट्राई। उसने अपने हाथ जोड़े और चारों ओर की बर्फीली हवा कुछ ही पल में उड़ने लगी। वो हर दिशा में तेजी से फैल गई। जैसे ही कोई ह्यूमैनॉइड क्रीचर बर्फ में हिलेगा, उसका ट्रेस सामने आ जाएगा, भले ही वो खुद को छुपा ले। फैटी सू ने कंसंट्रेशन के साथ चारों ओर देखा और जैसे ही एक ह्यूमन फिगर उभरा, अंकल वायु ने बिना देर किए अपनी गन उस डायरेक्शन में घुमा दी और फियर्स आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया। लेकिन वो ह्यूमन फिगर कुछ ही पल में गायब हो गया। बस ग्लिम्स ही मिला, पर यही ग्लिम्स काफी था बेली और बाकी टीम को एनिमी की सीरियसनेस समझने के लिए। उधर युमाकोट के एलियन भी समझ चुके थे कि ये हुआशु कंट्री की टीम कोई ऑर्डिनरी स्क्वाड नहीं है। उनमें से एक लंबे बॉल्ड आदमी ने, जो अपनी गर्दन में भारी सी रोजरी पहने हुए था, ऊंची आवाज में कहा, ऑल एलियंस बिलो डेप्यूटी कैप्टन, पीछे हट जाओ। ये लोग तुमसे लड़ने लायक नहीं है। पीछे जाकर आदेश का इंतजार करो। और तुरंत ही कई एलियन पीछे हटने लगे। मैदान में अब सिर्फ 3 एलियन बचे। तारकुमन दारुमा, डेप्यूटी कैप्टन ऑफ एक सेंट स्क्वाड, एक विशालकाय लोहे जैसे शरीर वाला। कमिता जियाओक सिंह, डेप्यूटी कैप्टन ऑफ 2 एंड स्क्वाड, एक वर्ड लुकिंग आदमी, झुकी कमर और स्पार्स हेयर। एक्सिकेशियो, डेप्यूटी कैप्टन ऑफ 3 आर्ड स्क्वाड, एक महिला एलियन, काली सूट में, पॉनीटेल के साथ और ग्रेनेड से लदी हुई। लेकिन बेली को पता था, असली खतरा था वो अदृश्य असैसिन जो बार बार गायब हो रहा था। तारकुमन दारुमा ने साइलेंटली अपनी जेब से एक फोल्डिंग ब्रास नकल निकाली और अपनी विशाल हथेली पर पहन ली। सबसे पहले हमला किया फीमेल एलियन एक्सिकेशियो ने। उसकी उंगलियां हवा में ऐसे चली जैसे वो कीबोर्ड पर टाइप कर रही हो। हर टैप के साथ एक फ्लेम इग्नाइट हुआ। कुछ ही पल में सैकड़ों फ्लेम स्काई में उठ गए और फिर वो सब विशाल फायरबॉल्स बनकर ऊपर से मीटियोर की तरह गिरने लगे। हर फायरबॉल का डायमीटर था 10 मीटर से भी ज्यादा। जमीन तपने लगी। लेट मी डू इट, फैटी सू गरजा। उसने ब्लिजर्ड एबिलिटी एक्टिवेट की। चारों ओर टेम्परेचर गिरने लगा। आइस और स्नो ने स्पिन लेना शुरू कर दिया और फिर एक विशाल बर्फीली टॉर्नेडो स्काई की ओर उठी। फायरबॉल्स को टक्कर दी गई। आइस और फायर के टकराव से स्टीम बना, जो रेन बनकर गिरी और फिर इवेपोरेट हो गई। तभी जंगल की ओर से एक भयंकर रोर आया, रोर, और सदियों पुराना एक पेड़ गिरा। बर्फ और बर्फीली हवा से बना एक विशालकाय आइस ड्रैगन आकाश से नीचे फैटी सू की ओर झपटा। बेली चौंकिंग ने अपनी मेक उठाई और फुल पावर से आइस ड्रैगन के सिर पर मारी। बूम! आइस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन तभी उस टूटे हुए ड्रैगन के भीतर से एक चेन स्पाइक निकला और सीधे बेली की आंखों की तरफ झपटा। वो अभी अभी अपनी फुल ताकत का उपयोग कर चुका था। उसका बैलेंस बिगड़ चुका था। पफ! चेन डार्ट ने उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म चीर दी और उसके सिर के पास से गुजरा। एक लंबा कट छोड़ गया। अगर वो रीइंफोर्समेंट टाइप एलियन न होता तो उसका आधा सिर उड़ जाता। वो फिर से आया। बाई चुन्यू ने अब तक अटैक नहीं किया था। वो एक परफेक्ट मौका तलाश रहा था और अब वो मौका मिल चुका था।
उसके शरीर ने वाइंड में डिसोल्व होना शुरू कर दिया। ड्रिफ्टिंग ब्लेड बाई चुन्यू अब हवा में घुल चुका था और उड़ती हुई स्नो में फैल गया। स्विश स्विश स्विश। हर बर्फ की कण अब एक ब्लेड था और हर ब्लेड दुश्मन को काट सकता था। अब कोई भी खुद को छिपा नहीं सकता था और अंततः वो असैसिन सामने आ गया। एक डार्क रेड लेदर जैकेट पहने, लंबी बालों वाली महिला एलियन। उसकी आंखों की पुतलियां लगभग काली थी। उसकी कमर, छाती और जांघों पर पॉकेट्स थी। यूम्यूटिंग के थर्ड स्क्वाड की कैप्टन तम नोमी, कोड नेम परगेटरी स्टार। सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स 9600 पॉइंट्स। बाई चुन्यू का हमला उसे सामने लाया, लेकिन वो भी तेज थी। उसने एक सील बनाया और बोली, वाइंड एस्केप। चारों ओर से हवा चलने लगी और स्नो को रोक लिया। बाई चुन्यू अब लाखों बर्फीली कणों में बदल चुका था, लेकिन उसने सोचा, मैं पहले भी एक सूमो फाइटर से यही ट्रिक देख चुका हूं। क्या तुम सोचती हो मैं उसी जगह दोबारा गिरूंगा? अब बर्फ की ब्लेड्स ने हवा के सहारे खुद को और तेज किया और वही वाइंड जिस पर वो भरोसा कर रही थी अब उसके खिलाफ काम करने लगी। परगेटरी स्टार थोड़ा चौंकी, लेकिन पैनिक नहीं की। उसने अपनी कमर से एक लाल बुलेट निकाली और उसे जमीन पर जोर से पटका। बूम! एक बॉल ऑफ रैगिंग फ्लेम उसके पैरों से उठी और चारों ओर फैल गई। चैप्टर 123 थर्ड डेप्यूटी टीम। बर्फ और आग हमेशा एक दूसरे के विपरीत रही है। बाई चुन्यू की ड्रिफ्टिंग ब्लेड एबिलिटी को फायर टेम्पररीली रोकने में कामयाब रही, जिससे उसका डायरेक्शन ही खो गया। जैसे ही उसने सामने की आग को शांत किया, परगेटरी स्टार पहले ही गायब हो चुकी थी। हवा में तैरती फ्रैगमेंटेड स्नो ब्लेड्स अब भी चारों ओर उड़ रही थी, लेकिन तभी कुछ दूरी पर एक मोटा, जहरीला धुआं उठा। वो पूरा इलाका जिसमें बाई चुन्यू था, उसमें फैल गया। बाई चुन्यू के दिल में तुरंत खतरे का एहसास हुआ। वो जानता था कि पॉइजनस फॉग उसे मार नहीं सकती, लेकिन उसकी मोबिलिटी को सेवियरली इंपैक्ट करेगी। ऊपर से ये क्रोनिक पॉइजनिंग भी पैदा कर सकती थी। जब तक परगेटरी स्टार का एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म नहीं होता, स्नोफॉल मोड बनाए रखना बेकार था। उसे वापस ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ा और तुरंत पीछे हटना पड़ा। लेकिन तभी उसे वो फैमिलियर सनसनी महसूस हुई, जैसे कोई वेनमस स्नेक उसकी पीठ पर घूर रहा हो। परगेटरी स्टार लाइटनिंग स्पीड से वार करती है। उसके पास मल्टीपल निंजुत्सु है और उसके स्टेल्थ अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। एक शार्प कुनैय उसकी गर्दन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अगर बाई चुन्यू ड्रिफ्ट मोड में जाता तो वो फॉग से कंटैमिनेट हो जाता और ह्यूमन फॉर्म में रहना उसे वल्नरेबल बना देता। बेली चौंकिंग पहले से ही घायल था और बाकी सब बहुत दूर थे। बाई चुन्यू ने टीथ ग्रिट किए और एक बार फिर से खुद को स्प्लिट कर लिया। वो पॉइजन मिस्ट में गिरा और उसके सफेद बर्फीले ब्लेड अब डार्क ग्रीन हो गए। सिर्फ 30 सेकंड में ही दोनों वाइस कैप्टन्स बाई चुन्यू और WD गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। हालांकि उनकी एबिलिटी इंडेक्स 9000 प्लस थी, लेकिन परगेटरी स्टार उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कनिंग थी और उसके पास था एब्सोल्यूट टेरेन एडवांटेज। दूसरी ओर ल्यू चियोडा लगातार बेली चौंकिंग और बाकी पर फ्लेम टाइप अटैक्स कर रही थी। फैटी सू को हर वायलेंट स्पार्क को रोकना पड़ रहा था, नहीं तो परगेटरी स्टार का हमला और घातक हो सकता था। अब यह बहुत क्लियर था, पहले उस फीमेल निंजा से निपटना होगा। बाई चुन्यू किसी तरह ह्यूमन फॉर्म में लौट आया, लेकिन बहुत ही वीक स्टेट में। उसने एंटीटॉक्सिन जल्दी इंजेक्ट किया, लेकिन वीकनेस बनी रही। अब उसे मिलिट्री स्टिम्युलेंस से अपने कॉम्बैट कंडीशन को जबरदस्ती मेंटेन करना पड़ा। बेली चौंकिंग ने अपने सिर के दाहिने तरफ हाथ रखा। ये स्कल के अंदर डीप डेंट महसूस हो रहा है। कोई प्लान है? तभी WD ने कहा, अगर सिर्फ उसे स्टेल्थ अटैक से रोकना है तो मेरे पास एक तरीका है। उसने गहरी सांस ली और फिर उसके बॉडी से तेज व्हाइट लाइट निकली। हेयर उड़ने लगे और उसके सुपर पावर्स एक्सप्लोड हो गए।
शींग हमयू, WD ने लो आवाज में कहा। उसके चारों ओर फ्लोटिंग कैनन्स फटाफट निकलने लगे और एक ही पल में आसपास की जमीन और हवा में 100 मीटर्स रेडियस तक कैनन्स होवर करने लगे। कुछ तो अंडरग्राउंड मिट्टी में भी घुस गए। ये टेक्निक उसने खासतौर पर झंगी जैसे स्पेस एबिलिटी यूजर्स से लड़ने के लिए डिजाइन की थी। अब अगर परगेटरी स्टार फिर से स्नीक अटैक करती है तो वो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगी। WD बोला, मैं इसे 10 मिनट मेंटेन कर सकता हूं। इसके बाद मैं लड़ नहीं पाऊंगा। अब उन्हें हराना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। बेली चॉन्किंग ने सिर हिलाया। तूने बहुत बड़ी मदद की है। दूसरी तरफ परगेटरी स्टार ने चारों ओर के हावरिंग कैनन्स को देखा, जैसे तारे आकाश में तैर रहे हों, और हल्के से भौहें सिकोड़ ली। वो एक्सपर्ट थी निंजुत्सु और असैसिनेशन में, लेकिन उसकी डिफेंस बहुत लो थी। WD की ट्रैप फील्ड को बाईपास करना आसान नहीं था। हालांकि एक एडवांटेज था, वो अकेली नहीं थी। अब तुम लोग एक्शन लो, मुझे मौका चाहिए अटैक करने का। परगेटरी स्टार ने साइमन दारुमा और बाकी डेप्यूटीज को ऑर्डर दिया। तीनों डेप्यूटी कैप्टन्स ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना वक्त गवाए एक्शन में कूद पड़े। सबसे पहले साइमन दारुमा, एक विशाल ताकतवर इंसान, ने कैनन बॉल की तरह आगे बढ़ते हुए बेली चॉन्किंग को टारगेट किया। क्योंकि वो टीम का मेन डिफेंस था। अंकल वायु की हैवी मच स्नो पर बहुत स्लो थी, इसलिए वो बस दूर से हैवी फायर सपोर्ट दे सकता था। उसने तुरंत अपना मिसाइल लॉन्चर साइमन की ओर एम किया और एक छोटा मिसाइल दागा, लेकिन साइमन दारुमा की स्पीड लाइटनिंग फास्ट थी और उसने मिसाइल से टकराने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उसने जोर से गरजते हुए सीधे अपने ब्रास नकल वाले पंच से मिसाइल को टक्कर दी। बूम! भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। जमीन उखड़ गई, लेकिन साइमन दारुमा स्मोक में से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आया। वो भी एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथनिंग एलियन था, जिसके पास कोई फ्लैशी एबिलिटी नहीं थी, पर उसका शरीर ही हथियार था। बेली चॉन्किन ने बिना देर किए अपनी मेक उठाई और साइमन से टकरा गया। अब उनकी भिड़ंत थी प्योर ताकत की। दूसरी ओर कमिता जियाओक सिंह, जो अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, दूर खड़ा सब देख रहा था, आंखों में शातिर चमक के साथ। कोई नहीं जानता था उसका एबिलिटी क्या है, लेकिन सभी का ध्यान बाकी दुश्मनों पर था, खासकर परगेटरी स्टार पर, जो कभी भी छिपकर हमला कर सकती थी। कमिता एक वेनमस स्नेक की तरह शैडोज में छिपा था, अपना शिकार ढूंढ रहा था, और आखिर उसने अपना टारगेट चुना, बेली चॉन्किंग। उसने शातिर हंसी हंसी और फिर उसका शरीर सिकुड़ता गया, जैसे उसकी हड्डियां ही गायब हो गई हों। वो मौके से गायब हो गया, यहां तक कि उसके कपड़े तक जमीन पर रह गए। अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। परगेटरी स्टार बाहर खड़ी WD के ट्रैप को ऑब्जर्व कर रही थी। उसने देखा कि इतने सारे कैनन्स उसकी मूवमेंट को सीमित कर रहे हैं, लेकिन उसका पेशेंस काम आया। उसने अपने वेस्ट पाउच से एक डेटोनेशन टैलिस्मान निकाली, उसे जलाया और जमीन की तरफ फेंक दिया। बूम बूम! लगातार एक्सप्लोजन्स हुए और फ्लेम्स आसमान तक उठी। उसके इस मूव ने कई फ्लोटिंग कैनन्स नष्ट कर दिए। अब WD का प्रोटेक्शन जोन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। चैप्टर 1524 मच गॉड ऑफ वॉर। चारों तरफ से पावरफुल एनिमीज से घिरे हुए परगेटरी स्टार का प्रेशर इतना इंटेंस था कि हर एक मेन फाइटर किसी न किसी वजह से पीछे खिंच गया था। फिलहाल सभी को समझ नहीं आ रहा था कि इस जाल को कैसे तोड़ा जाए। सब बस अपनी डिफेंस संभाल रहे थे। बेली चॉन्किंग और साइमन दारुमा की लड़ाई बिल्कुल ब्रूट फोर्स वाली थी। पंच पर पंच, डायरेक्ट क्लैश ऑफ स्ट्रेंथ। इतनी ताकत थी दोनों में कि जमीन फटने लगी और एक गहरा क्रेटर बन गया उनके पैरों के नीचे। लेकिन इसी इंटेंस फाइट के दौरान अचानक जमीन बेली के पैरों के नीचे से क्रैक हुई और एक काली छाया उसकी थाई पर झपट पड़ी। बेली को अचानक से अटैक किया गया और उसे डिफेंस का मौका भी नहीं मिला। एक गाढ़ा चिपचिपा सा क्रीचर, एक डार्क अर्थवॉर्म लाइक पैरासाइट, उसके शरीर पर चढ़ने लगा
और धीरे धीरे उसे जकड़ने लगा। इतनी टाइट स्क्वीज थी कि बेली को ऐसा लगा जैसे उसकी अंदरूनी ऑर्गन्स कुचले जा रहे हों। टेम्पल गेट दारुमा ने उसकी चेस्ट पर एक जबरदस्त पंच मारा, और क्योंकि बेली का बॉडी पहले से ही जकड़ा हुआ था, वो डिफेंस ठीक से नहीं कर पाया। टाइगर नकल वाला पंच सीधे उसके सीने में लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज आई और बेली किसी कैनन बॉल की तरह उड़कर 100 मीटर दूर जाकर अंडरग्राउंड वॉल से टकराया। कमिता जियाओक्सिंग, जो बेली के बॉडी से चिपका हुआ था, उसकी ओर देखकर बोला, कैसा लगा? गला घोंटकर मरने का एहसास? तुम हुआशु कंट्री वाले खुद को बड़ा टफ समझते हो ना? अब वो एक पूरी तरह स्लाइमी मॉलस की तरह दिख रहा था, लेकिन उस सॉफ्ट दिखने वाले बॉडी के अंदर थी ब्रूट कंस्ट्रिक्शन पावर। बेली ने टीथ ग्रिट किए, लेकिन तभी टेम्पल गेट दारुमा फिर से ऊपर से कूदकर उसे खत्म करने आया। लेकिन इसी बीच बाकियों ने रिएक्ट कर लिया। अंकल वायु अपने जाइंट गॉड सोल्जर मच को ड्राइव करते हुए सीधा दारुमा के सामने कूद पड़ा और हाथ में थामी हुई ह्यूज मेटल स्वॉर्ड से जमीन चीरते हुए सीधा अटैक किया। दारुमा को लगा कि ये बस एक टरट टाइप मैक है। उसने ब्रास नकल से डिफेंस करने की कोशिश की। बैंग! मेटल स्वॉर्ड और ब्रास नकल्स के बीच जोरदार टक्कर हुई। शॉकवेव इतनी जबरदस्त थी कि जमीन फिर से स्पाइडर वेब जैसी क्रैक हो गई। दारुमा की आर्म बोन्स सुन्न हो गई और उसकी फिंगर से खून बहने लगा। ये क्या था? वो हैरानी से ऊपर देखता रहा। जाइंट गॉड सोल्जर की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। उसे क्या पता था कि अंकल वायु भले ही नेचुरली गिफ्टेड ना हो, लेकिन झंग यी का भरोसेमंद पार्टनर था। उसको वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज मिले थे और स्पेशली डिजाइन्ड मच भी। अगर जियोग्राफी अनुकूल होता तो अंकल वायु अकेले ही आधे बैटलफील्ड को तहस-नहस कर सकता था। दारुमा कुछ समझ पाता उससे पहले ही जाइंट गॉड सोल्जर के चेस्ट से लॉन्चर खुला और यूएनशी रिएक्टर स्टार्ट हो गया। एक मैसिव एनर्जी कैनन चार्ज होकर सीधे साइमन दारुमा के चेस्ट में लगी, जैसे कोई कंक्रीट वॉल पर बॉम्ब मारा हो। साइमन सीधा पीछे उड़ गया, शॉक्ड एंड डिफीटेड मोमेंटरीली। उधर बेली चौंकिन भी कमिता जियाओक्सिंग की ग्रिप से किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहा था। कमिता स्प्रिंग की तरह उछला और फिर जमीन पर किसी स्लिदरिंग स्लग की तरह फैल गया, स्लाइमी, घिनौना और पूरी तरह म्यूकस से ढका हुआ। बेली ने अंकल वायु की ओर देखा और कहा, थैंक्स। अंकल वायु ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इट्स नथिंग भाई, अब हम कॉमरेड्स हैं। चलो इन वेयरडोज को खत्म करते हैं। बेली ने हाथ उठाया, लेकिन देखा कि उसका मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्टेड था। उसने नीचे देखा, म्यूकस ने उसके कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पूरी तरह चिपका दिया था, ग्लू की तरह। डोंट बॉदर, कमिता जियाओक्सिंग ने कहा, ये जो चिपचिपा व्हाइट म्यूकस है, ये मेरे बॉडी का एसेंस है, इससे कोई बच नहीं सकता। बेली को गुस्सा आ गया। उसने अपनी अपर बॉडी के कपड़े फाड़ डाले। अब उसका मस्कुलर बॉडी पूरी तरह सामने था। कमिता ने अपनी स्नेक लाइक टंग से होठ चाटे और बोला, अरे वाह, अब स्ट्रॉन्ग बॉडी पर भी मेरा म्यूकस चिपक जाएगा। तब तुम स्किन भी फाड़ दोगे क्या? ही। और ये कहकर वो जमीन में घुस गया। लेट मी हैंडल दिस स्लाइम बॉल, अंकल वायु बोला। उसने अपना मैकेनिकल आर्म जमीन में घुसाया और फिर वहां से माइक्रोवेव पल्स बॉम्ब लॉन्च कर दी। BZZZZZZZ। शॉकवेव्स जमीन के हर हिस्से में फैलने लगी। बूम! कमिता जियाओक्सिंग जमीन से छलांग लगाकर बाहर निकला। उसके छोटे छोटे कानों से खून बह रहा था। उसका डिस्गस्टिंग बॉडी कांपने लगा। एलियंस सिर्फ इंसानों के इवोल्व्ड रूप है। अगर वेपन्स इवॉल्व करते रहें तो एलियन भी क्रम्बल हो सकते हैं। अब अंकल वायु ने अपने मिसाइल पॉड्स एक्टिवेट किए। दर्जनों मिसाइल्स कमिता की ओर गए। कमिता डर गया। उसने अपना शरीर ट्विस्ट किया और अर्थवॉर्म की तरह क्रॉल करते हुए भागने लगा। मिसाइल्स उसका पीछा करते रहे। जगह जमीन फट रही थी। बेली ने देखा, उसकी आंखों में एक नई रिस्पेक्ट थी। पहले मैं अंकल वायु को सीरियस नहीं लेता था,
लेकिन अब उसकी ताकत तो मुझे भी पीछे छोड़ रही है। डैम, अब मैं पीछे नहीं रह सकता, उसने कहा। उसने अपनी मेक कस कर पकड़ी और टेम्पल गेट दारुमा की ओर गुस्से में दौड़ पड़ा। चैप्टर 1525 एजेंट। अंकल वायु और बेली चौंकिंग ने जब टर्मंडरुमा और कैमेडा जियाओक्सिंग को रोके रखा तो बाकी टीममेट्स पर से बहुत सारा प्रेशर हट गया। लेकिन फिर भी बाई चुन्यू और बाकी लोग परगेटरी स्टार से आने वाले खतरे को पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए थे। लियू कियनदाई लगातार अपनी एबिलिटी रायोट स्पार्क से सभी पर इंडिस्क्रिमिनेट हमला कर रही थी। वो अपने बॉडी से एक्सप्लोसिव्स निकालती और फिर उन्हें वाइड रेंज अटैक में बदल देती। शुक्र है कि अब फैटी सू की स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है, जिससे वो लियू की अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है और बाकी लोगों को बचा रहा है। लेकिन WD का गैलेक्सी रेन डोमेन हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता। इधर परगेटरी स्टार स्टेल्थ मोड में लगातार फ्लोटिंग गन्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। अब सब एक डिलेम में थे। अगर लियू कियनदाई को मारने की कोशिश करें तो गैलेक्सी रेन की रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, जिससे वो खुद परगेटरी स्टार का शिकार बन सकते हैं। और अगर स्टेटस क्वो मेंटेन करें तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। निंजा टाइप एबिलिटी यूजर्स में से परगेटरी स्टार सबसे ट्रिकी साबित हो रही थी। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस शायद उसकी कमजोर डिफेंस है, लेकिन निंजा टूल्स, कॉम्प्लेक्स निंजुत्सु, स्टेल्थ किल कैपेबिलिटी और सुपर स्पीड उसे एक ऐसा थ्रेट बना रहे थे जिसे संभालना बहुत मुश्किल था। बाई चुन्यू, WD और फैटी सू कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी फैटी सू को एक आइडिया आया। हम हेल्प क्यों नहीं मांगते? WD ने उसे घूरते हुए कहा। हर कोई फाइट कर रहा है। कैप्टन और उनका ग्रुप तो और भी स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ रहे हैं। अब कौन हेल्प करेगा? फैटी सू बोला। नहीं, एक इंसान है जो अभी फाइट नहीं कर रहा। उसने तुरंत कम्युनिकेशन चैनल स्विच किया और यांग जिंगसन को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। मिस यांग, प्लीज हेल्प। कुछ ही पल में यांग जिंगसन की ठंडी और काम वॉइस सुनाई दी। वहां क्या सिचुएशन है? फैटी सू ने करंट सिनारियो एक्सप्लेन किया और पूछा, कोई स्ट्रैटेजी है क्या इसको हैंडल करने की? WD ने सुना और ताना मारा। अरे वाह, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी दूर बैठे किसी से स्ट्रैटेजी मांग रहा है। लेकिन यांग जिंगसन ने कामली सुना और सिंपली बोली, तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी इनविजिबिलिटी, है ना? तो फिर अगर वो इनविजिबल न रह पाए, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? फैटी सू ने कड़वी हंसी में कहा, मैम, हमने ऑलरेडी कई तरीकों से ट्राई किया है। वो बहुत चालाक है। यांग जिंगसन ने बस 3 वर्ड्स बोले, फ्लोसेंट एजेंट। फैटी सू के चेहरे पर तुरंत रियलाइजेशन आ गया। वो स्टन्ड खड़ा रह गया। यस, ये क्यों नहीं सोचा? कई बार सॉल्यूशन इतना सिंपल होता है कि हम सोच ही नहीं पाते। फैटी सू चिल्लाया, फ्लोसेंट एजेंट्स किसी के पास है? जल्दी दो मुझे। नाइट ऑपरेशंस के लिए फ्लोसेंट स्टिक्स और मार्कर्स तो सबके पास थे। सबने झट से फैटी सू को दे दिए। फैटी सू ने सारे फ्लोसेंट स्टिक्स को तोड़ा, लिक्विड एजेंट इकट्ठा किया और फिर अपनी ब्लिजर्ड एबिलिटी से एक ग्लोइंग स्नोस्टॉर्म बना दी। रात के अंधेरे में इमॉर्टल माउंटेन के हिल साइड पर एक नीली चमकती हुई टॉर्नेडो बन गई, जो एक मेस्मराइजिंग सीन था। परगेटरी स्टार ने यह देखा और तुरंत समझ गई कि फैटी सू का मकसद क्या था। इनविजिबिलिटी उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था। अब अगर वो एक्सपोज हो गई तो उसका असैसिनेशन स्टाइल कॉम्बैट फेल हो जाएगा। वो पीछे हटने लगी ताकि फ्लोसेंट मिस्ट से बच सके, लेकिन वाइंड में उड़ते ये ग्लोइंग ड्रॉपलेट्स चारों ओर फैल रहे थे, जैसे ग्लोइंग कॉटन उड़ रहा हो। इससे बचना इम्पॉसिबल था। अब या तो वो इस एरिया को छोड़ दे या फिर अपने पोजीशन के रिवील होने का रिस्क उठाए। वो अब कंप्लीट डिलेमा में थी। इसी बीच इमॉर्टल माउंटेन के सामने हुआ एक 1 एलियन आर्मी की तरह पाथ को ब्लॉक कर रहा था। नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस किसी स्पेसिफिक टारगेट को नहीं अटैक करते। वो जो दिखे उसी पर टूट पड़ते हैं। अब लगभग सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स एदो से निकलकर इमॉर्टल माउंटेन के नीचे जमा हो चुके थे।
3 डीमन किंग्स नूरा, देतेंगु और इनुग्मी हुआ हुआ से भिड़ रहे थे। हुआ हुआ की रोर इतनी जोरदार थी कि पहाड़ गूंज उठा। उसका हाई एनर्जी पार्टिकल बीम रेड स्कैल्पल की तरह डीमंस को चीरता चला गया। कुछ ही पल में कई डीमंस मारे गए। जोंगी को पीछे से कोई हिंडर न करे, यही उसका रोल था। लेकिन जब जोंगी ने ईविल बॉय को फेस किया तो उसे समझ में आया कि उसने इस नियॉन एलियन को बहुत हल्के में लिया था। पहली बार किसी ने उसका होली सिल्वर बुलेट सीधे बॉडी से लिया और बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। ईविल बॉय ने बुलेट थूका, तालियां बजाई और प्रोवोक करते हुए बोला, कम ऑन अगेन, शो मी वॉट you've गॉट। जोंगी की आंखें नैरोड हो गई। क्या यह डिवाइन रियल्म प्यूरिफिकेशन भी झेल पाएगा? इसी समय बैटलफील्ड के एज पर एक क्लिफ से 3 ब्लैक रोब्ड फिगर्स दिखाई दिए। वो प्रोजेक्शंस थे, कोई भी उनकी प्रेजेंस सेंस नहीं कर पाया। ये ईस्टर्न गाय पावरफुल लग रहा है। पहला शैडो बोला, ड्रैगन कंट्री से होगा। दूसरा बोला। तीसरे ने सोचा और कहा, शायद ये भी एजेंट ही हो, हमारी तरह ट्रेंड, लेकिन दूसरी पावर से। एजेंट, एंजल, कैंडिडेट। अब जोंगी ने फिर से व्हाइट आउल निकाला, ईविल बॉय पर पिस्टल एम किया। ईविल बॉय और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। हा, फायर कर, देखता हूं तू मेरा सिर फाड़ सकता है या नहीं। जोंगी ने ट्रिगर दबाया। होली सिल्वर बुलेट, जो पावरफुल वॉइड एनर्जी से भरा था, सीधा ईविल बॉय के चेस्ट की तरफ गया। क्रैक। जोंगी ने बोन्स टूटने की आवाज सुनी। ईविल बॉय का बॉडी सैक की तरह उछला और दूर जाकर क्रैश हुआ। चैप्टर 1526 स्ट्रेंज बीस्ट्स। झंग यी ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। अभी उसका जो अटैक हुआ था वो पहले वाले से कमजोर नहीं था। तो फिर ईविल बॉय को इतनी चोट क्यों लगी? उसने तुरंत अंदाजा लगाया, ये शायद एक्ट कर रहा है। झंग यी ने ठंडे लहजे में कहा। ईविल बॉय धीरे धीरे ग्राउंड पर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फट चुके थे और अब उसकी मम्मी जैसी पतली स्किन दिख रही थी। सीने पर जहां बुलेट का निशान था वो भी अब ऑलमोस्ट पूरी तरह हील हो चुका था। ईविल बॉय ने पागलपन से हंसते हुए कहा, वाह, कितना अच्छा फील हुआ। इतनी दर्द भरी चोट बहुत टाइम बाद लगी है। और दो केओस और चाहिए मुझे। झंग यी ने एक पल सोचा और फिर दोनों हाथों में 2 व्हाइट आउल पिस्टल्स निकाली। होली सिल्वर बुलेट्स की कंटिन्यूअस फायरिंग शुरू हो गई। बुलेट्स वॉइड पावर से भरी थी, एक डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म की तरह ईविल बॉय पर बरस रही थी। लेकिन ईविल बॉय तो मानो एंजॉय कर रहा हो। वो बुलेट स्टॉर्म में एक बनाना लीफ की तरह झूल रहा था। दर्द नहीं, बल्कि खुशी के ठहाके। हा, सो गुड, और करो। जब झंग यी ने दोनों मैगजीन्स खाली कर दिए तब तक जमीन एक गहरे क्रेटर में बदल चुकी थी। लेकिन सामने क्या देखा? ईविल बॉय वही खड़ा था। शरीर पर जख्म थे, लेकिन वो पल भर में हील हो रहे थे। स्ट्रेंथनिंग टाइप एलियन? झंग यी ने सोचा, नहीं, ये कुछ और ही है। इसका शरीर अब लाल हो चुका है और एक रेड हॉट फर्नेस की तरह हीट निकल रही है। ईविल बॉय ने जमीन पर पैर जमा लिए और फिर अचानक मुंह खोल दिया। आउटर दांव अंडरवर्ल्ड कैनॉन। एक भयानक एनर्जी वेव सीधा झंग यी की तरफ आई। उसने 3000 डायमेंशनल गेट्स एक्टिवेट कर दिए, लेकिन एक ही झटके में दर्जनों टूट गए। झंग यी को पीछे हटना पड़ा, हजारों मीटर दूर। ऐसी एनर्जी जो मेरी डायमेंशनल गेट्स तोड़ दे, उसका पावर इंडेक्स कम से कम 20,000 होगा। लेकिन अब झंग यी को समझ आ गया था। ईविल बॉय की एबिलिटी है एब्जॉर्ब एंड काउंटर अटैक। वो पहले अटैक सहता है, फिर उसमें से एनर्जी गैदर करता है और एक मैसिव काउंटर अटैक लॉन्च करता है। इंटरेस्टिंग। झंग यी मुस्कराया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। चलो देखते हैं फिजिकल अटैक्स कैसे हैंडल करता है। अब उसने व्हाइट आउल पिस्टल्स हटा दिए और अपनी सिग्नेचर वेपन ट्री स्वॉर्ड समन की। तुरंत उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। बूम, बूम, बूम। झंग यी की सुपरनैचुरल पावर से जमीन से
एक विशाल जंगल उगाया। मोटी मोटी बेलें जाइंट स्नेक्स की तरह ईविल बॉय की ओर बढ़ने लगी। ईविल बॉय ने पागलों की तरह हंसते हुए चार्ज किया। वो पतला, लेकिन उसके शरीर में बेहिसाब ताकत थी। बेलों को वो ऐसे फाड़ रहा था जैसे कागज हो। लेकिन ट्री स्वॉर्ड की वाइन्स इन्फिनिट रिजेनरेशन वाली थी। जितनी फाड़ी जाती उतनी और उगाती। कुछ ही पलों में ईविल बॉय को जाइंट वाइन केज में ट्रैप कर लिया गया, एक हरे गोले के अंदर जो 100 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा था। पर तभी बूम, एक तेज रोशनी के साथ वाइन स्रीयर एक्सप्लोड हुआ। ईविल बॉय हवा में उड़कर बाहर आया। अब उसके शरीर से 2 जोड़ी ब्लैक विंग्स निकल आई थी, मक्खी की तरह काले, चिपचिपे और घिनौने म्यूकस से भरे। उसका मुंह इंसानी नहीं रहा, वो अब पूरी तरह एलियन बीस्ट बन चुका था। एलियन बीस्ट स्पीशीज, झंग यी ने शांति से कहा, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने फिर से ट्री स्वॉर्ड से वाइन्स को उड़ाया। झंग यी का पावर रेजर्वॉर बहुत बड़ा था। वो लंबे समय तक बेले ग्रो कर सकता था। प्लस उसके पास रिसोर्सेज भी थे, यानी उसे सुपर पावर की कमी की चिंता नहीं थी। ईविल बॉय अब गुस्से से भरा हुआ था। जैसे ही बेले जायंट ड्रैगन की तरह उसकी तरफ बढ़ी, वो बीच से बंट गई, जैसे किसी ने स्कैल्पल से काटा हो। हेल फायर कैनॉन, ईविल बॉय ने अपना अल्टीमेट मूव चलाया और फिर बेलों को चीरता हुआ सीधे झंग यी पर झपटा। चैप्टर 1527 एदो बाउंड्री। इस वक्त झंग यी एक बात कंफर्म कर चुका था, ईविल बॉय की एब्जॉर्प्शन एबिलिटी सिर्फ एनर्जी बेस्ड अटैक्स एब्जॉर्ब कर सकती है, ना कि फिजिकल अटैक्स। इसका मतलब अब इसकी रिबाउंड पावर वीक हो जाएगी, उसने सोचा। लेकिन साथ ही उसने खुद से कहा, ऑफ कोर्स इसके पास और भी ट्रिक्स होंगे, देखते हैं। झंग यी ने हल्की सी मुस्कान दी। ईविल बॉय जैसे ही पास आया, उसने डायमेंशनल डोर खोल दी और उससे दूर चला गया। ईविल बॉय एक पल के लिए चौंका, फिर उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने फौरन पीछा किया और झंग यी को उड़ते हुए ट्रैक किया। अब उसके प्यूपिल्स अचानक फैलने लगे, पहले 2, फिर 4, फिर 8 और आखिरकार कंपाउंड आईज में बदल गए, जैसे मक्खी की होती है। अब वो चारों तरफ की मूवमेंट को 360 डिग्री देख सकता था। झंग यी ने फिर से ट्री स्वॉर्ड से उसे हरास करना शुरू किया, लेकिन ईविल बॉय हवा में था और हवा में ट्री स्वॉर्ड की वाइन्स का असर कम हो जाता था। अब झंग यी को लगातार डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने फिर से स्पेस शटल टेक्निक यूज करने की कोशिश की, वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाया। क्या? झंग यी की आंखें सिकुड़ गई। पीछे एक इनविजिबल बैरियर खड़ा था जो उसे रोक रहा था। उसने महसूस किया, पूरा इमॉर्टल माउंटेन अब एक एनर्जी सील से घिर चुका है। क्या इन लोगों ने पहले से मेरी अराइवल की तैयारी की थी? झंग यी ने ऊपर से देखा। एदो के चारों डायरेक्शन से रहस्यमयी शक्तियां आसमान की ओर उठ रही थी और वहां एक जायंट एनर्जी बैरियर बन चुका था। इस बैरियर की सोर्स थी एदो की एंशिएंट टेम्पल्स और उनके ऊपर बने टोरी गेट्स। टोरी नियॉन शिंटोइज्म की सेक्रेट सिंबल्स होती है, जिनका काम होता है बियॉन्ड वर्ल्ड फोर्सेस को रोकना। अब झंग यी, एक आउटसाइडर, उन्हीं इविल स्पिरिट्स की तरह देखा जा रहा था। थोड़ी दिक्कत हो गई है, झंग यी ने फुसफुसाया। अब वो अपनी यूजुअल स्पेशल एबिलिटीज से फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता था और ईविल बॉय, उसे पहले से सब पता था। हा, ईविल बॉय ने पागलों की तरह हंसते हुए झंग यी की ओर छलांग लगाई। उसके मुंह से फिर निकला, आउटर पाथ डार्क फायर कैनन। झंग यी ने काम रहकर सोचा, अब जब वो मेरे पावर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो मेरी डायमेंशनल गेट्स ईजिली नहीं टूटेंगी। जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ। डार्क फायर कैनन डायमेंशन गेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ईविल बॉय की आंखें अब थोड़ी सीरियस हो चुकी थी। TCH, तगड़ी टर्टल शेल है ये। अब वो जान चुका था कि झंग यी को सीधे पावर से हराना आसान नहीं। झंग यी ने कहा,
दिस इज योर होम ग्राउंड, राइट? तो फिर प्ले करते हैं। इविल बॉय ने अपने दोनों हाथ फैलाए और बोला, परफेक्ट, मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर कर सकता हूं। दिस इज माई डोमेन। सच यही था। यहां सपोर्ट आने वाला कोई नहीं था, लेकिन बाहर से लगातार यूमिटिंग एलियन सपोर्ट भेज रहे थे। नीचे से 100 डीमंस नाइट परेड भी नॉन स्टॉप चढ़ाई कर रही थी। हालांकि हुआ हुआ उन्हें अभी रोक रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक एक बीस्ट सारे डीमंस को नहीं रोक सकता। झंग यी को पता था, अगर इविल बॉय को जल्दी डिफीट नहीं किया तो उसे महीनों तक यही फंसा रहना पड़ेगा। उसने ठंडी हवा छोड़ी और कहा, इस दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं होता। फिर अपने 2 फिंगर्स रेज करके बोला, इंडिस्ट्रक्टिबल, लेट मी शो यू ट्रू डिस्ट्रक्शन। झंग यी ने यूज किया गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन। ये उसकी सबसे डिस्ट्रक्टिव इंस्टेंट अटैक थी। इविल बॉय ने डिफेंस का कोई सिग्नल नहीं दिया और अचानक उसका शरीर मिडएयर में कॉम्प्रेस होने लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्रैक क्रैक। उसकी बॉडी मुड़कर ऑलमोस्ट एक गेंद में बदल गई। फ्यू। इविल बॉय के मुंह से खून की उल्टी निकली, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, खुशी थी। उसका शरीर लाल ग्लोइंग होने लगा। वो इस पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर से हेलफायर कैनन लॉन्च कर दिया, लेकिन झंग यी अब रेडी था। उसने स्पेशल मूवमेंट का यूज किया और आग की धार सीधे आसमान में निकल गई। झंग यी अब समझ चुका था, इसकी बॉडी की भी लिमिट है। ये अनकिलेबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इनफ पावर इसे चोट पहुंचा सकती है, शायद मार भी सकती है। लेकिन तभी इविल बॉय का शरीर हवा में धीरे धीरे सीधा हो गया। टूटी हड्डियां हील हो गई, पंख वापस निकल आए और वो हवा में फिर से फ्लोट करने लगा। सैम पोज, सैम क्रेजी फेस। हा, सुपर्ब। तुम्हारे पास और भी ट्रिक्स है, राइट? ले आओ और डू मुझे पेन। चैप्टर 1528 रिस्ट्रिक्शंस। जोंग यी अब इस बात की पुष्टि कर सकता था कि इविल बॉय की एब्जॉर्प्शन एबिलिटी सिर्फ एनर्जी लेवल के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, फिजिकल अटैक्स को नहीं। इस तरह उसकी रिबाउंड अटैक कमजोर हो जाएगी और वो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेशक उसके पास और भी मीन्स होंगे, ये मैं जानता हूं। देखते हैं क्या करता है। जोंग यी हल्के से मुस्कराया और जैसे ही इविल बॉय उसके पास पहुंचा, उसने एक डायमेंशनल डोर खोला और खुद को उससे दूर कर लिया। इविल बॉय थोड़ी देर के लिए स्टन रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कुराहट आ गई। वो जोंग यी के पीछे फ्लैश करता हुआ चेस करने लगा। उसकी प्यूपिल्स अजीब तरीके से स्प्लिट हो गई, 4, 8, फिर 16, जैसे फ्लाई की कंपाउंड आइज, जिससे वो 360 डिग्री के आसपास के मूवमेंट को डायनामिकली कैप्चर कर सकता था। जोंग यी ने फिर से स्वॉर्ड इन द ट्री का यूज करके उसे हरास करना शुरू किया, लेकिन वो लड़का बहुत एजाइल था। वो अपने ब्लैक विंग से हवा में उड़ रहा था और जब वो जमीन पर नहीं होता तो स्वॉर्ड इन द ट्री की एजिलिटी काफी लिमिट हो जाती थी। वाइन्स उसके मूवमेंट्स को ब्लॉक नहीं कर पा रही थी, इसलिए जोंग यी को फिर से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्पेस शटल एबिलिटी एक्टिवेट की, वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाया। उसके पीछे एक इनविजिबल बैरियर था जो उसकी टेलीपोर्टेशन को रोक रहा था। जोंग यी की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गई। उसे महसूस हुआ कि इमॉर्टल माउंटेन के चारों ओर की लार्ज एरिया पहले से ही एक पावरफुल बैरियर से सील्ड की जा चुकी थी। क्या इन लोगों ने पहले से ही मेरी अराइवल के लिए तैयारी कर रखी थी? जोंग यी आसमान से नीचे देखा और उसे सुपरनैचुरल पावर का फ्लो दिखाई दिया। चारों डायरेक्शन से मिस्टीरियस फोर्स उठ रही थी, जैसे पानी और आसमान में मिलकर एक ह्यूज बैरियर बना रही थी। इस पावर का सोर्स एदो सिटी के कुछ एंशिएंट टेम्पल्स थे। एक के बाद एक टोरी गेट आसमान में फैलते गए, जैसे किसी चीज को सप्रेस कर रहे हों। ये टोरी जापान के शिंटोइज्म का एक इंपॉर्टेंट सील होता है, जो टेम्पल्स के बाहर इविल स्पिरिट्स को रोकने के लिए लगाया जाता है। और अब
एक आउटसाइडर जैसे जोंग यी को इन लोगों की नजर में एक इविल स्पिरिट की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ये थोड़ी परेशानी की बात है, जोंग यी ने धीरे से कहा। बैरियर की वजह से वो अब फ्रीली बाहर नहीं जा सकता था और सिर्फ लिमिटेड स्पेस में शटल कर सकता था। इविल बॉय को शायद ये पहले से ही पता था। शायद वो जोंग यी की स्पेशल एबिलिटी को जानता था और उसने ऐसा ट्रैप प्लान किया था। हाँ, वो जोर से हंसा और अचानक डिसअपियर हो गया। एक कैनन बॉल की तरह जोंग यी की तरफ बढ़ा। उसकी टेरिफाइंग माउथ वाइड ओपन थी और उसने फिर से आउटर पाथ डार्क फायर कैनन लॉन्च किया, जिसने डायमेंशन गेट को एक स्कैल्पल की तरह चीर दिया। स्विश, कैनन जोंग यी की तरफ चली, लेकिन जोंग यी मुस्कराया। अगर उसे एब्जॉर्ब करने से पहले अटैक किया जाए तो इविल बॉय अकेले अपनी पावर से मेरी डायमेंशन गेट को नहीं तोड़ सकता। एब्सोल्यूट डिफेंस टाइटल भले ही पूरी तरह सही ना हो, लेकिन डायमेंशन गेट की डिफेंसिव एट्रीब्यूट में यह सच है। इविल बॉय की आंखों में अब ग्लूमिनेस थी। सच में, जैसे कि टाइटल कहता है, एक तोड़ने लायक टर्टल शेल हो तुम। इप्सिलॉन लेवल पर पहुंचने के बाद कोई भी एलियन बेकार नहीं होता। वो सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियसेस होते हैं। किसी इप्सिलॉन को फेस टू फेस मारना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि एब्सोल्यूट पावर क्रशिंग न हो। इविल बॉय ने अपने हाथ फैलाए। परफेक्ट, मैं आराम से तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। और ये सच था, ये उसकी होम टर्फ थी। एक आउटसाइडर के लिए जोंग यी उसके साथ एंडलेस बैटल नहीं कर सकता। नीचे ह्यूमिटिंग एलियंस लगातार सपोर्ट में आ रहे थे। ऊपर से अनप्रेडिक्टेबल कोलंबियन नेवी और 100 गोस्ट्स की नाइट परेड। अगर जल्दी सोल्यूशन न निकाला गया तो हुआ भी इवेंचुअली परेशानी में पड़ सकता है। जोंग यी का शुरू से ही प्लान था कि इविल बॉय को जल्दी डिफीट करके स्काई कीप में एंटर किया जाए। अगर स्टेलमेट चलता रहा तो 1 महीने तक लड़ाई हो सकती है। इस दुनिया में कभी कोई एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं रहा है। जोंग यी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। इवन मैं, जोंग यी, ये नहीं कह सकता कि मेरी सारी चीजें इनविंसिबल है। और तुम किस भरोसे पर यह दावा करते हो? उसने अपनी लेफ्ट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स को इविल बॉय की तरफ पॉइंटेड किया। इंडिस्ट्रक्टिबल, गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन। एक सबसे पावरफुल शॉर्ट टू मिड रेंज अटैक लॉन्च किया गया। इविल बॉय को अंदाजा भी नहीं था। अचानक एक ह्यूज फोर्स ने उसके बॉडी को बीच से कॉम्प्रेस करना शुरू कर दिया। क्रैक क्रैक, उसकी बोन्स टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसका ट्विस्टेड बॉडी ऑलमोस्ट एक बॉल की तरह स्क्वॉश हो गया। खून उसके मुंह से उगल पड़ा। चेहरा ट्विस्टेड था, लेकिन आंखों में एक पागलपन भरी खुशी थी। उसके बॉडी ने उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसने जोंग यी की तरफ एक और फॉरेन फायर कैनन शूट की, लेकिन इस बार जोंग यी रेडी था। उसकी एबिलिटी ऑल थिंग्स फॉलो द ट्रेसेस पहले से ही एक्टिवेट थी। उसने स्पेस शटल का यूज किया और सर्जिकल स्कैल्पल जैसी उस तेज बीम से बच निकला। लाल फॉरेन फायर कैनन दूर आसमान में चला गया। अब जोंग यी को एक और बात समझ आई। इविल बॉय की हीलिंग की भी लिमिट्स है। जितना ज्यादा और तेज वो घायल होता है, उतनी ही ज्यादा देर में वो हील करता है। यानी अगर कंटिन्यूअस हाई इंटेंसिटी अटैक्स की जाए तो उसे खत्म किया जा सकता है। इविल बॉय को यह भी एहसास हो गया था कि जोंग यी उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट कर रहा है। जोंग यी बार बार हवा में फ्लैश कर रहा था, जिससे वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन डिवाइन डोमेन प्यूरिफिकेशन की डायरेक्ट हिट ने इविल बॉय को फिर से घायल कर दिया। जोंग यी ने देखा कि हर बार जब वो इंजर्ड होता है तो उसके जख्मों को व्हाइट रिगलिंग चीजें सील करती है। डजंट मैटर, जोंग यी ने सोचा, एक बार वीकनेस पकड़ ली तो उसे मारना मुमकिन है। ऑल थिंग्स फॉलो द ट्रेसेस की प्रेडिक्शन एबिलिटी ने उसे 2 सेकंड्स का फायदा दिया। इविल बॉय उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी इविल बॉय ने अचानक एक अजीब मुस्कान दी। उसका पेट फूल गया, जैसे कोई नई चीज पैदा होने वाली हो। अगले ही पल उसने जोंग यी की ओर देखा, मुंह खोला और एक बड़ा व्हाइट लम्प जोर से उगल दिया। उसे देखकर जोंग यी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। चैप्टर 129, गन्स एंड कैनन्स।
इविल बॉय ने अपना मुंह खोला और एक बड़ा सा सफेद सा गोला बाहर थूक दिया, जो हवा में उड़ता चला गया। झंग यी पहले थोड़ा सस्पिशियस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का हमला करने वाला है, लेकिन जब उसने उस चीज का असली चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर बेहद ट्विस्टेड एक्सप्रेशन आ गया, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे जिंदा मक्खी खिला दी हो। क्योंकि जो चीज उसने थूकी थी वो दरअसल कई दर्जन सेंटीमीटर लंबा एक विशाल सफेद कीड़ा था। उस कीड़े का सिर काले घेरे जैसा था। भले ही वो बहुत बड़ा था, लेकिन जब जोंग यी ने उसे पहली बार देखा तो उसे बस एक ही चीज याद आई, मैगोट्स। इविल बॉय ने अपना मुंह खोला और सच में बड़ी तादाद में जायंट मैगोट्स उगलना शुरू कर दिया। वो एक तरह से कैनन बॉल्स की तरह आसमान में फायर हो रहे थे, सीधे जोंग यी की तरफ। फक! झंग यी इतना डर गया कि उसके मुंह से गालियां निकल गई, बिल्कुल चाइनीज में। कोई भी अगर इतने सारे जायंट मैगोट्स को अपनी तरफ आते देखे तो उसका जी मिचला जाएगा। उसने तुरंत ही अपनी स्पेस शटल एबिलिटी एक्टिवेट की और वहां से निकल गया। लेकिन इविल बॉय का वॉर्म स्पिटिंग बिहेवियर यही नहीं रुका। वो लगातार इन विशाल मैगोट्स को उगलता जा रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये मैगोट्स हवा में होवर कर सकते थे और फिर झंग यी का पीछा करने लगते थे। आसमान, जमीन, जंगल, हर जगह ये मैगोट्स भर गए थे। जहां भी वो जाते, धरती की सारी लाइफ सूखने लगती। झंग यी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। वो हवा में सस्पेंडेड था और उसके चारों ओर बड़ी तादाद में मैगोट्स उसका पीछा कर रहे थे। उन रिगलिंग सफेद चीजों को देखकर झंग यी को अपनी कल रात की डिनर उल्टी करने जैसी फीलिंग आने लगी। सिर्फ वही नहीं, यांग जिंगसिन और म्यू यान जो शैडो स्पेस में छिपे हुए थे, उन्हें भी देखकर उल्टी जैसा महसूस हुआ। इन चीजों ने हमेशा काम रहने वाली यांग जिंगसिन को भी ट्रेम्बल कर दिया और वो सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ये गाइस एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, झंग यी ने अपने डिस्गस्ट को कंट्रोल करते हुए कहा। हालांकि वो खुद भी इन घिनौनी चीजों से नफरत करता था, लेकिन इन सालों में उसने शूरा हेल, रोटन कॉर्प्सेस और जिंगवन हेल जैसे नर्क देखे थे। फिर भी अब जाकर उसे पता चला कि इविल बॉय दूसरों के अटैक एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे कर पाता है। उसके पेट के अंदर ये हजारों जायंट मैगोट्स छिपे हुए हैं। झंग यी ने घिन के बावजूद गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन से हमला किया। पल भर में बहुत सारे मैगोट्स एक जगह इकट्ठा हो गए और फिर उन्हें हार्ड स्क्वीज किया गया। पफ! हवा में एक स्पष्ट धमाके की आवाज आई और कई मैगोट्स फट गए। उनका गाढ़ा गंदा म्यूकस हवा से नीचे गिरा। लेकिन जो झंग यी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये कि उसके अटैक के बावजूद भी ज्यादातर मैगोट्स बचे रहे। दरअसल ये मॉलस्क्स थे और ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर ने उन्हें अटैक के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी दे दी थी। नीचे इविल बॉय अब भी मैगोट्स उगल रहा था। पल भर में चारों तरफ ये रिगलिंग क्रीचर्स ही दिखाई दे रहे थे। काफी देर बाद इविल बॉय रुका। उसके मुंह के कोनों से गंदा और स्मेली म्यूकस बह रहा था और वो हवा में झंग यी को पागलों की तरह देख रहा था। एंजॉय द फीलिंग ऑफ बीइंग सक्ड ड्राई बाय माय बेबीज। यूमल कोड का मास्टर इविल बॉय, उसकी एबिलिटी का कोड नेम था नोमैडिक वर्ल्ड। ये विशाल रिगलिंग मैगोट्स असल में एक ऐसी मॉन्स्टर स्पीशीज थी जो सिर्फ डिवार करना जानती थी। इस सीन को देखकर जोंग यी का सिर झंझना गया, क्योंकि अब स्पेस शटल करने के बाद भी वो बच नहीं सकता था। इमॉर्टल माउंटेन के आसपास की स्पेस रिस्ट्रिक्टेड थी और जहां भी वो जाता ये वॉर्म्स उसका पीछा करते। झंग यी को अब एक्शन लेना ही था, क्योंकि ये मैगोट्स उसकी एलियन स्पेस में घुस गए थे और वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। इनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना टफ था कि उन्हें मारने में भी काफी मेहनत लग रही थी। और जब ये वन स्पेस में घुस गए तो जोंग यी भी उन्हें रोकने में खुद को समवॉट हेल्पलेस पा रहा था। स्पेस स्टोरेज का काम सिर्फ ट्रैप और स्टोर करने का होता है, कोई ऑफेंसिव पावर उसमें नहीं होती। झंग यी की फेस का रंग उड़ गया, डर से नहीं,
बल्कि डिस्गस्ट से। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन ऐसी चीजों पर ऐसी रिएक्शन ही देगा। लिटिल नियॉन सच्ची में डिस्गस्टिंग और परवर्टेड। झंग यी ने गुस्से में बड़बड़ाया। अब उसे अपने डायमेंशनल गेट्स की एक पूरी सर्कल को बलि देनी पड़ी ताकि वो इन मैगोट्स को टेम्परेरीली रोक सके। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि एक बार अगर ये मैगोट्स उसके एलियन स्पेस को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो और भी ताकतवर हो जाएंगे और उसकी अगली लेयर भी डिवार कर लेंगे। झंग यी ने अपना पिस्टल निकाला और कंटिन्यूअस फायरिंग शुरू की। लेकिन ये क्रीचर्स बहुत टफ थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। एक मैगट को खत्म करने के लिए उसे 2-3 बुलेट्स तक लगती थी। इविल बॉय अब जोर जोर से हंस रहा था। वो क्लियरली देख पा रहा था कि झंग यी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। अब झंग यी का दिमाग तेजी से चलने लगा। वॉइड पावर जिससे उसे बहुत कॉन्फिडेंस था, अब कुछ काम नहीं आ रही थी। इस लड़ाई को जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता था। अब फिजिकल अटैक ही एकमात्र रास्ता बचा था। जोंग यी की आंखों में एक इंटेंस लहर दौड़ी। यू फोर्स मी टू डू दिस। वो फिजिकल अटैक में अच्छा नहीं था, लेकिन उसके पास भरपूर प्रॉप्स थे। उसने अपनी सारी 3000 डायमेंशनल गेट्स खोल दी। हर गेट से ब्लैक गन बैरल्स और कैनन बैरल्स बाहर निकलने लगे, इतने ज्यादा कि पूरा आसमान कवर हो गया। अब जोंग यी के चारों ओर एक डेंस सियर बन चुकी थी जो हर डायरेक्शन में एम कर रही थी। फायर! झंग यी ने हाथ हिलाया और इंटेलिजेंट सिस्टम ने तुरंत ही सारे लॉन्च डिवाइसेस को ट्रिगर कर दिया। एक ही पल में 1,00,000 लेवल के गन्स और कैनन्स ने चारों ओर इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। इनका आर्टिलरी फायर इतना इंटेंस था कि आसमान में मानो एक बहुत बड़ा फायरबॉल बन गया हो। एक्सट्रीमली हॉट और इतना ब्राइट कि सब कुछ उसमें गुम हो गया। यह सीन इतना इंटेंस था कि बाकी बैटलफील्ड में लड़ने वाले भी हैरान रह गए। लाइट इतनी ब्राइट थी कि कोई कुछ देख नहीं पा रहा था और रोर इतनी तेज थी कि उनके कान सुन्न हो गए थे। इविल बॉय की आंखों के सामने बस तेज रोशनी थी और फिर उसका पूरा शरीर हजारों बुलेट से छिल गया। हर सेकंड में हजारों बार उसे जमीन पर पटक दिया गया। उसके बाद उसकी मैगोट्स भी हवा में ही ब्लास्ट होकर सफेद कीचड़ में बदल गई। चैप्टर 1530 नोमैडिक वर्ल्ड। कोई भी हमला उस ताकत के लेवल तक सरल और शुद्ध नहीं होता जितना कि एक लीजन की आर्टिलरी फायर होती है। इस दुनिया में सिर्फ जोंग यी ही ऐसा हमला अकेले लॉन्च कर सकता है। अंडाइन माउंटेन के आसपास खड़े सभी लोग उसके इस मूव से स्टन रह गए। कुछ को तो ऐसा लगा मानो नियॉन के 2 प्रमुख शहरों पर 100 साल पहले हुआ विनाश फिर से दोहराया जा रहा हो। जब इविल बॉय ने दर्द महसूस किया, तब तक उसका शरीर एक विशाल फोर्स से जमीन में धंस चुका था और जो मैगोट्स उसने उगले थे वो भी चूर चूर हो चुके थे। कोई भी शरीर कितना ही मजबूत क्यों न हो, एंडलेस आर्टिलरी फायर को रोक नहीं सकता। जैसा झंग यी ने एक्सपेक्ट किया था, ये मैगोट्स एनर्जी को डिवार कर सकते हैं, लेकिन वॉरहेड्स और श्रैपनल के किनेटिक एनर्जी को ये सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। चाहे उनकी डिफेंस कितनी भी स्ट्रांग हो, टूटना तय था। ये भव्य आर्टिलरी रेंज जल्दी ही रुक गई। झंग यी हवा में हावरिंग कर रहा था और उसके चारों ओर की गन्स और कैनन्स एक विशाल स्टील के गोले जैसे दिख रहे थे। उस समय वो सचमुच किंग ऑफ वॉर लग रहा था। उसने चारों ओर देखा, सारे मैगोट्स पूरी तरह से वाइप आउट हो चुके थे। झंग यी ने गहरी सांस ली। इतना सारा एम्यूनिशन एक ही हमले में खर्च हो गया। वापस जाकर मुझे कोरन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मेरी सप्लाई फिर से भर दे। एक बॉम्बिंग से हजारों लोगों की लड़ाई की बराबरी का रिसोर्स खर्च हो गया। ये मजाक नहीं है। शुक्र है कि जोंग यी के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। अब उसने नीचे जमीन की ओर देखा और इविल बॉय की तरफ निगाहें गड़ा दी। तेरे शरीर में जो भी एनर्जी एब्जॉर्बिंग इंसेक्ट्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब देखता हूं तू मेरे फ्रंटल अटैक को कैसे झेलेगा। झंग यी ने अपने हाथ में स्वॉर्ड इन द ट्री को उठाया और उसके पीछे वॉइड का एक विशाल वॉर्टेक्स फिर से प्रकट हुआ। उसने उस डार्क पावर को तलवार की नोक पर एकत्रित किया
और जल्दी ही एक विशाल वॉइड एनर्जी स्फीयर बना दिया। स्वॉर्ड की नोक अब ईविल बॉय की दिशा में एम कर चुकी थी। इस वक्त ईविल बॉय बस जमीन से क्रॉल करके बाहर निकला ही था। जोंगी की नजरों में उसकी फिगर बिल्कुल स्टैटिक थी, यानी अगले 2 सेकंड्स में वो एस्केप करने की कोशिश भी नहीं करेगा, बल्कि फिर से हमला झेलेगा। कितना एरोगेंट है ये लड़का। चल, अब तुझे मारता हूं। बूम! स्वॉर्ड इन द ट्री की नोक से एक काली एनर्जी बीम निकली, जो 1 सेकंड में दोनों के बीच की दूरी पार करते हुए सीधे ईविल बॉय के चेस्ट को पियर्स कर गई। ईविल बॉय अब झंग यी के हमलों को रोकने की स्थिति में नहीं था। उसके शरीर से जो नोमैडिक इंसेक्ट्स निकले थे, उन्होंने उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी को वीकन कर दिया था। वॉइड की तेज लाइट ने उसके चेस्ट को चीर डाला और उसका पूरा शरीर 2 हिस्सों में बंटता नजर आया। जैसे ही एनर्जी डिसिपेट हुई, वो हाई एल्टीट्यूड से नीचे गिरा और जमीन पर आकर टकराया। वाउंड इतना गहरा था कि उसके अपर और लोअर टॉर्सों को जोड़ने वाली चेस्ट की जगह पर बस एक पतली सी स्किन की परत ही बची थी। साइड में लड़ाई देख रहे 3 ब्लैक शैडोज भी ये दृश्य देखकर थोड़ा चौंक गए। कितना बुरा हाल हुआ इसका। डेब्यू के बाद से पहली बार इसने इतनी बड़ी चोट झेली है। एक और शैडो बोला, अगर ये ए2 में न होता तो अब तक मर चुका होता। ड्रैगन कंट्री का ये लड़का वाकई स्ट्रांग है। हालांकि मानना नहीं चाहता, लेकिन शायद उनकी सिविलाइजेशन की ताकत हमसे ज्यादा है। अब क्या करें? अटैक करें? एक ने पूछा। जरूरत नहीं है, ये ए2 है, वो मरेगा नहीं। और जैसे ही वो बातें कर रहे थे, ईविल बॉय जमीन पर लेटा हुआ था, आसमान की तरफ देख रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द या हार का भाव नहीं था, बल्कि वो बेहद उत्साहित लग रहा था। इतनी गंभीर चोट, उसके शरीर का 2 टुकड़ों में बंटना उसे किसी ट्विस्टेड प्लेजर से भर रहा था। उसे वेगली याद आया दुनिया के अंत से पहले का समय, जब वो एक होमलेस था जो रोज सड़कों पर भीख मांगता था, गार्बेज बिन से खाना ढूंढकर किसी तरह जिंदा रहता था। उसे सबसे ज्यादा जो चीज याद रही वो थी जब वो किसी गंदे गार्बेज कैन का ढक्कन खोलता था तो उसमें से बदबूदार कचरे के साथ रिगलिंग मैगोट्स निकलते थे। वो मैगोट्स किसी भी हालत में न्यूट्रिएंट्स को खा जाते थे। उन्हें देखकर पता चलता था कि उसमें खाने लायक कुछ है, लेकिन जब ट्रैश में मैगोट्स नहीं होते थे तब समझ आता था शायद वहां अब खाने लायक कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा, यह दुनिया मुझे एक गंदा मैगट बना चुकी है, तो मैं इस पूरी दुनिया को एक विशाल सेसपूल में बदल दूंगा। और वो जोर से हंस पड़ा। ईविल बॉय खड़ा हुआ और उसके चेस्ट में जो होल बना था वो फिर से रिगल करने लगा। आसपास से दर्जनों मैगोट्स उसमें घुसने लगे और सफेद म्यूकस से उसकी बॉडी रिपेयर करने लगे। ईविल बॉय ने आसमान में झंगी को देखा और बोला, केओस, तू सौभाग्यशाली है कि तूने मेरी असली शक्ल देखी। उसने अपने हाथ फैलाए जैसे पूरे सेसपूल को गले लगाना चाहता हो और बोला, नोमैडिक वर्ल्ड टॉप फ्लोर। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर एक बूम के साथ एक्सप्लोड हो गया। ऐसा लगा मानो उसने पंडोरास बॉक्स खोल दिया हो। काउंटलेस मैगोट्स पागलों की तरह बाहर निकलने लगे, जैसे एक टाइडल वेव। उसी समय पूरे एदो शहर में जो स्पीशीज लोग स्टैंड बाय मोड में थे, उन्होंने आसमान की ओर देखा। एक एक करके उन्होंने अपने मुंह खोले और पफ 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 हर किसी के मुंह से एक बड़ा सफेद मैगट बाहर निकलने लगा। सारी सिटी में एक जैसी आवाजें गूंज रही थी और इन लोगों के मुंह से निकले हुए मैगोट्स जल्दी ही म्यूकस से भरे शरीर के साथ एदो की सड़कों पर रेंगते नजर आए। लाखों की तादाद में ये व्हाइट मैगोट्स एदो के हर कोने से इमॉर्टल माउंटेन की ओर रेंगने लगे। पूरी सड़कों पर इनका सागर बन गया। कोई भी इंसान अगर ये सीन देखता तो उसका शरीर फिजिकली प्रतिक्रिया देने लगता। झंग यी ने जब ये देखा तो उसने नोसिया को जबरदस्ती कंट्रोल किया। अगर उसने इससे पहले ईविल बॉय को मैगोट्स उगलते न देखा होता तो ये सीन उसे उल्टी करने पर मजबूर कर देता।
अब मुझे समझ आया कि ये स्पीशीज लोग क्या है। ईविल बॉय ने पूरे एदो सिटी को मैगोट्स के लिए कल्चर डिश बना दिया है। उन लोगों के शरीर के अंदर मैगोट्स ग्रो कर रहे हैं और वो इसी मेथड से अपनी स्ट्रेंथ हासिल करता है। ये मेथड विशस है और बेहद गंदा, लेकिन नियॉन से ऐसी चीजें एक्सपेक्ट की जा सकती है और कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये मेथड एदो के एक बैगर से निकला हो। भाई, एक कपपाती आवाज आई। क्या वेपन्स अभी भी बाकी हैं इस लड़ाई के लिए सपोर्ट करने के लिए? यांग जिंगसन ने उल्टी करते हुए पूछा। झंग यी भी थोड़ा हेल्पलेस था। उसने नीचे एदो में फैले मैगट सी को देखा और सिर हिलाया। स्टॉक में वेपन्स इस ओशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी नहीं है। चैप्टर 1 इन्फिनिट थाउजेंड सोर्ड्स फ्लो। रात के अंधेरे में पूरा एदो कैसल एक मैगट के समुद्र में बदल चुका था। ये विशाल कीड़े, जिनमें से सबसे छोटा भी किसी वयस्क के हाथ जितना लंबा था और सबसे बड़े तो 1-2 मीटर लंबे राक्षसी जीव लग रहे थे, ट्विस्टेड नदियों की तरह रेंगते हुए इमॉर्टल माउंटेन की दिशा में लहर दर लहर बढ़ रहे थे। यहां तक कि जोंग यी ने भी ये दृश्य देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली और उल्टी का एहसास दबाया। स्थिति सचमुच कठिन थी। ये लाखों मैगोट्स एनर्जी बॉडीज को डिवार कर सकते थे। उन्हें नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका फिजिकल अटैक था, लेकिन लॉर्ड ऑफ वॉर का तरीका फिलहाल दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता था। जोंग यी फिलहाल अपनी वो गन्स और कैनन्स रीलोड नहीं कर सकता। दूसरी ओर उसके पास बाकी मेथड्स इतनी बड़ी संख्या को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यहां तक कि उसका एलियन स्पेस भी इन कीड़ों के आगे धीरे धीरे कोरोड होकर नष्ट हो सकता था। इमॉर्टल माउंटेन के नीचे मैगोट्स के समुद्र के बीच से ईविल बॉय की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। केओस, तू वाकई बहुत ताकतवर है। इस बार तूने मुझे कम से कम 1 लाख इंसानों की कीमत चुकवाई है, इसलिए तुझे मरना ही होगा। ईविल बॉय का शरीर मैगट समुद्र से उभरा, लेकिन अब उसका इंसानी रूप पूरी तरह जा चुका था। झंग यी के सामने अब एक ट्विस्टेड और भयानक मॉन्स्टर था। 2 जोड़ी ब्लैक ग्रे ट्रांसलूसेंट विंग्स, 8 पतली टांगे और पूरे शरीर पर ब्लैक ग्रे हार्ड शेल। उसके सिर के शेल से एक स्पाइक जैसा माउथ पार्ट निकला हुआ था। वो 10 मीटर लंबा एक मॉस्किटो या विंग्ड मैंटिस जैसा लग रहा था, गंदा और बदबूदार। झंग यी ने गहरी नजरों से उसे देखा। तो तूने एदो के लाखों बाशिंदों को अपनी सेल्फिश ताकत के लिए मार डाला, है ना? ईविल बॉय तुरंत बौखलाया। क्या मजाक कर रहा है? मैंने उन्हें एक नया जीवन दिया है। नहीं, मैंने उनकी जिंदगी को लंबा किया है। वो हवा में उड़ता हुआ झंग यी के बराबर आया और अपने मास्टरपीस को गर्व से पेश करने लगा। उनके शरीर में मेरे नोमैडिक वॉर्म्स हैं। इनकी वजह से उन्हें एक्सट्रीम ठंड से मरने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जानता है, मैं खुद एक टाइम पे इस शहर में एक मैगट था, होमलेस। मैं ठंड से मरने से डरता था। अब वो डरने की जरूरत नहीं है। इंजरीज कितनी भी हो, नोमैडिक वॉर्म्स ठीक कर देंगे। उन्हें कुछ नहीं करना होता, न सोचना, बस एग्जिस्ट करना होता है, यमदो नेशन के सीड्स के तौर पर। झंग यी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने नीचे डेंस मैगोट्स को देखा, जो अब आसमान की ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे थे एदो के 5 लाख स्पीशीज लोग। लेकिन क्या झंग यी को इससे फर्क पड़ता था? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अपनी हुआशु कंट्री की चीजें वापस लेने आया हूं और फिर चला जाऊंगा, उसने सोचते हुए कहा। झंग यी ने स्वॉर्ड इन द ट्री को उठाया। अब वो ग्रीन लंबी तलवार सिल्वर ग्रे धातु से ढकी थी, जिससे फेंट कोल्ड लाइट निकल रही थी। नैनोरोबॉट्स के इंटीग्रेशन के बाद इस स्वॉर्ड का दूसरा रूप किसी होली जजमेंट जैसे मजबूत मेटल स्वॉर्ड जैसा बन गया था, और भी ज्यादा शार्प। अब मुझे पूरा एदो एक खाली शहर बनाना होगा। झंग यी कोई मास्कर करना नहीं चाहता था, लेकिन जरूरत पड़े तो वो हिचकेगा भी नहीं। बस मारना है, भले ही धीरे धीरे हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं क्लोज कॉम्बैट में कमजोर हूं? उसने अपना बाया हाथ घुमाया
और उसके शरीर के चारों ओर 3 किलोमीटर के रेडियस में समय की गति धीमी पड़ने लगी। स्पीड बोनस 100x। उसके लिए स्क्वर्मिंग मैगोट्स की सी अब जैसे स्थिर हो गई थी। इविल बॉय को मारने के लिए मुझे पूरे मैगट सी को नष्ट करना होगा, क्योंकि ये चीजें उसे एनर्जी देती है। झंग यी नीचे की ओर झुका और स्वॉर्ड इन द ट्री अब एक 40 मीटर लंबी तलवार बन गई। उसने उसे पूरी ताकत से मैगोट्स के समुद्र की ओर गिराया। ये एक लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड बैटल बनने वाला था। लेकिन शायद कुछ लोग भूल जाते हैं कि झंग यी की पहचान ही उसकी असाधारण एंड्योरेंस रही है। उधर लाइंग वायु की लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ पर थी। उसे मिंग हैजोंगजी ने एंडलेस स्वॉर्ड डोमेन में खींच लिया था। इस डोमेन में जमीन पर हर जगह तलवारें और छुरियां गड़ी थी। मिंग हैजोंगजी का 1000 स्वॉर्ड्स फ्लो यहां पूरी तरह अनलीश हो सकता था। उसके स्वॉर्ड स्किल्स इतने ट्रेन्ड और ट्रिकी थे, और ऊपर से पूरा बैटलफील्ड उसके वेपन बैंक जैसा था। हैंड ऑफ स्वॉर्ड, 2 स्वॉर्ड फ्लो, फ्लाइंग स्वॉर्ड क्लस्टर, हर तरह की स्ट्रैटेजी उसने लाइंग वायु पर छोड़ दी। लाइंग वायु का फाइटिंग स्टाइल काम और स्टेडी था। एक व्यक्ति, एक तलवार, और उसके चारों ओर तैची सर्कल जैसा डिफेंस। उसकी नीली माइंड एनर्जी उसके आसपास घूमती, जो हर इनकमिंग ब्लेड को आसानी से रिपेल कर देती। इन्फिनिट 1000 सोर्ड्स फ्लो एक्टिवेट हुआ। मिंग हैजोंगजी ने दोनों हाथों में फेमस सोर्ड्स पकड़ी और बैटलफील्ड की सारी तलवारें हवा में उठ गई और फिर लाइंग वायु की ओर पॉइंट करने लगी। वो झुका और एकदम में हमला कर दिया। हजारों तलवारें चारों ओर से गिरने लगी, हर दिशा से, हर एंगल से। इतनी तेज और कोऑर्डिनेटेड हमले के बीच लाइंग वायु ने जो किया वो चौंकाने वाला था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब हमला हर डायरेक्शन से हो और कोई ब्लाइंड स्पॉट न हो, तब नेकेड आई किसी काम की नहीं होती। उसने अपनी लॉन्ग मिंग तलवार दोनों हाथों से थामी और ब्लेड को जमीन की ओर डायगनली पॉइंट किया। आंखें बंद करते ही एक नया वर्ल्ड खुला। उसके केंद्र से 500 मीटर के दायरे में सब कुछ साफ और धीमा दिखने लगा, लेकिन उसके बाहर सिर्फ डार्क वॉइड। एक ट्रू मास्टर वही होता है जो दूसरों की एबिलिटी को एब्जॉर्ब करके अपना बना ले। ये मूव उसने उस मास्टर से सीखा था जिसे वो पहले मार चुकी थी, एक्लिप्स स्वॉर्ड्समैनशिप के मास्टर त्सुकामोटो नोबुनागा से। शायद त्सुकामोटो की ताकत नरोमी सीजी से कम थी, लेकिन स्वॉर्ड्समैनशिप में वो नियॉन के टॉप लेवल का प्रतीक था। सेल्फ सेंटर्ड स्पेस में किसी भी पॉइंट पर ब्लेड इंस्टेंटली पहुंच सकती थी। ये मूव कहलाती थी टियान्युअन। चैप्टर 1057 वेटस्टोन। मिंग हैजोंगजी 2 तलवारों के साथ हजारों तलवारों का साथ लेकर लाइंग वायु की जान एक ही वार में खत्म करना चाहता था। लेकिन लाइंग वायु ने बस एक काम किया, अपनी आंखें बंद की और अपने चारों ओर की हर मूवमेंट को महसूस किया। फिर जैसे ही सारी तलवारें उसके पास पहुंची, उसने हाथ उठाया और तलवार घुमाई। नीली माइंड एनर्जी ब्लेड के साथ बहती हुई एक लहर जैसी बन गई, एक लंबी नदी जो एक ड्रैगन या सांप जैसी लगी। वो तेज ब्लेड्स मिलकर एक नीले एनर्जी जाल में बदल गए। स्विश स्विश स्विश। माइंड एनर्जी ने उन तमाम मशहूर तलवारों को ऐसे काटा जैसे बाल को काट रहे हों। बिल्कुल भी धातु की टकराहट जैसी आवाज नहीं आई, लेकिन इस गैप में सबसे घातक वार लाइंग वायु की ओर आ चुका था। मिंग हैजोंगजी की दोनों तलवारें असली जानलेवा हमला थी। एक लंबी तलवार लाइंग वायु के सिर की तरफ आई, जबकि छोटी तलवार पेट और कमर की ओर वार करने को तैयार थी। लाइंग वायु ने अपनी आंखें बंद ही रखी और इस वार के सामने से हटकर खुद को बचा लिया। फिर एक बैकहैंड स्वॉर्ड से मिंग हैंज की पीठ पर वार किया। सब कुछ स्प्लिट सेकंड में हुआ, इतनी तेजी से कि इंसानी आंखें भी उसे पूरी तरह पकड़ नहीं सकी। मिंग हैजोंगजी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे कॉन्फिडेंट किलिंग ब्लो भी फेल हो जाएगा। उसे पीछे हटकर लाइंग वायु के वार से खुद को बचाना पड़ा। दोनों हवा में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकले
और कोई भी घायल नहीं हुआ। लेकिन उसी हवा में ढेर सारी टूटी हुई तलवारें जमीन पर गिर गई। मिंग हैजोंगजी की 1000 स्वॉर्ड स्टाइल को लाइंग वायु ने अपनी 1 स्वॉर्ड स्टाइल से तोड़ दिया था। हाउ कुड दिस हैपन? मिंग हैजोंगजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी तलवारें पहले ही काफी तेज थी और हजारों ब्लेड्स के साथ उसने सोचा था कि दुनिया में कोई भी वॉरियर उसके हमले को सामने से रोक नहीं सकता। लेकिन लाइंग वायु ने कर दिखाया। वो उससे भी तेज थी और उसने हजारों मशहूर तलवारों को एक ही पल में काट दिया। लाइंग वायु चुपचाप मिंग हैजोंगजी को देखती रही। फिर उसने अपनी कलाई मोड़ी और तलवार को कसकर पकड़ा। सच में बैटल में सोर्स ऑफ गॉड की एब्जॉर्प्शन तेज होती है। क्या यही की है? हां, की का काम सिर्फ दरवाजा खोलना होता है, लेकिन उस फील्ड में कदम रखना आपकी अपनी टैलेंट और मेहनत पर निर्भर करता है। झंगी जैसे लोगों ने तो सोर्स ऑफ गॉड की एक छोटी सी मात्रा से एक हफ्ते में प्रमोशन पा लिया था। दूसरी तरफ हुआ जैसा स्ट्रेंज बीस्ट, जिसकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, उसने भी कांस्टेंट बैटल में ग्रो किया। खासकर किनलिंग माउंटेन्स के नीचे सेंटिपेड से लड़ाई में उसे बहुत फायदा हुआ। अब लाइंग वायु को भी ये बैटल का मजा मिल रहा था। लाइफ और डेथ के बीच लड़ते हुए उसने कुछ एक्साइटमेंट के साथ मिंग हैजोंगजी की ओर देखा। लेट्स कंटिन्यू। मिंग हैजोंगजी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तुम मुझे वेटस्टोन की तरह यूज कर रही हो? उसने गुस्से में अपनी तलवार की नोक लाइंग वायु की ओर तानी। ये एक सैमुराई का अपमान है। लाइंग वायु ने जवाब दिया, रिस्पेक्ट कमाया जाता है अपनी ताकत से, नॉट किसी और की कृपा से। फैसला हमेशा ताकतवर के हाथ में होता है। वो हर कदम पर और ताकतवर होती जा रही थी और उसकी चारों ओर फैली ब्लू एनर्जी अब एक डरावनी शक्ति में बदल रही थी। यहां तक कि जब वो जमीन पर चल रही थी, उसके पैरों के निशान भी नहीं बन रहे थे। मिंग हैजोंगजी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी बाई हाथ की छोटी तलवार फेंक दी और दाई हाथ में लंबी तलवार को पूरी ताकत से पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। लाइंग वायु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कदम के साथ उसका ऑरा 3 गुना तेज हो रहा था। तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स मैंने देखी है। 1000 swords फ्लो इंटरेस्टिंग है, पर बाकी सब, उसने सिर झटकते हुए कहा, लैकलस्टर। फिर एक पॉज लेकर बोली, अब वक्त आ गया है खत्म करने का। मिंग हैजोंगजी का खून खौल उठा। हु डू यू थिंक यू आर? मैं युमल कॉर्ट की फर्स्ट स्क्वाड का कप्तान हूं। लाइंग वायु ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो है हुआशु कंट्री की आखिरी ग्रैंड मास्टर, लाइटनिंग 5 विप्स की वारिस, वूइंग लेवल मार्शल आर्ट्स एथलीट, शेंजिंग स्पेशल एजेंसी की बॉडीगार्ड, केओस की टॉप जनरल, जियांगनन रीजन की टॉप मास्टर, वॉरियर कोड नेम्ड 9 हेवेंस मिस्टीरियस वुमन। मिंग हैजोंगजी कंफ्यूज्ड हो गया। तुम और लोगों को लेकर आए हो? ये क्या डिसऑनर है? कहा गया 1-on-1 का गौरव। लाइंग वायु ने माथा पकड़ते हुए थककर कहा, अब वक्त आ गया है खत्म करने का। उसने अपने मच को कमांड दिया, रिलीज ट्रेनिंग मोड। मैकेनिकल वॉइस आया, रिसीव्ड। ट्रेनिंग मोड रिलीज्ड। फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड। रेगुलर पावर ब्लेसिंग इनिशिएटेड। एक पल में लाइंग वायु को जकड़े हुए सारे वेट बाइंडिंग्स हट गए। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया। अब अच्छा लग रहा है। उसने अपनी लॉन्ग मिंग तलवार उठाई और एक पहाड़ की तरफ जोरदार वार किया। ब्लू एनर्जी की एक भारी ब्लेड स्काई से गिरकर जमीन पर पड़ी। बूम! पल भर में पूरा पहाड़ 2 हिस्सों में बंट गया और जमीन भी एक बड़ी दरार में फट गई। मिंग हैजोंगजी स्टन रह गया, पीछे लड़खड़ा गया। तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? लाइंग वायु ने हंसते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन अचानक? मैंने बस अपनी सील्ड पावर खोल दी है। उसने अपनी पकड़ में बंधी तलवार की ओर देखा। आखिर मैं किसी डेल्टा लेवल वॉरियर से लड़ रही हूं। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत दिखाई होती तो शायद गलती से तुम्हें मार ही देती। इतनी मुश्किल से कोई वॉरियर मिला है, अगर उससे अच्छा फाइट नहीं किया, स्किल्स को शार्पन नहीं किया, तो सब वेस्ट हो जाएगा।
कुछ लोग डेल्टा लेवल के 9,900 पॉइंट्स तक पहुंचकर भी बस वही अटक जाते हैं, और कुछ 9,999 तक जाकर इप्सिलॉन में एक कदम रखते हैं। लेकिन वो 99 पॉइंट्स का गैप सिर्फ नंबरों का नहीं होता, वो एक इल्यूजन है। लाइंग वायु इस समय जिंगडाओ की लॉस्ट सोल के बराबर थी। मिंग हैजोंगजी ने एक सांस ली और चीखा, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मैं नियॉन सैमुराई हूं। उसने मुंह खोला, अपनी बिलीफ्स को गर्व से बोलने ही वाला था, लेकिन दूसरी पंक्ति कहने का मौका उसे नहीं मिला। लाइंग वायु की तलवार उसके गले से गुजरी और उसका सिर हवा में ऊंचा उछल गया। वो इतनी तेज थी कि ये सब एक पल में हुआ। लाइंग वायु ने हवा में कूदकर उसके बालों से उसका सिर पकड़ा। उसने मिंग हैजोंगजी के ओरिजिन को महसूस किया, फिर बोर होकर कहा, अब तू मेरे किसी काम का नहीं, तुझे वापस ले जाकर कुरान या एक्सायन को दे देती हूं। चैप्टर 1065, बैटल अगेंस्ट द बुल डीमन। एक और बैटलफील्ड पार डेंग शिंटोंग का सामना हुआ यूमितिंग की सेकंड स्क्वाड के कैप्टन नियोग मेडा युइचिरो से। उसका विशाल शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा था, पूरी तरह से दबाव से भरा हुआ। उसने डेंग शिंटोंग की तरफ नीचे देखा और अपनी विशाल मुट्ठी को डेंग की ओर सीधा मार दिया। बैंग! उसकी मुट्ठी ने जमीन पर एक गहरा गड्ढा बना दिया, लेकिन मेडा युइचिरो को किसी भी फ्लेश और ब्लड का एहसास नहीं हुआ। अगले पल उसके पीछे से आवाज आई, व्हाट आर यू हिटिंग? मेडा युइचिरो की आंखें एकदम सिकुड़ गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसने डेंग शिंटोंग के शरीर को नहीं, बल्कि उसकी लाइट से बनी इल्यूजन को पंच किया था। डेंग शिंटोंग की तलवार पहले ही उसके शरीर से बाहर निकल चुकी थी और ब्राइट व्हाइट लाइट ने उसे पूरे तरह से ढक लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता हो। पूरा स्पेस सफेद रंग से भरा हुआ था और मेडा युइचिरो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी पीठ पर एक तेज दर्द छा गया। डेंग की तलवार ऑलमोस्ट उसके शरीर को चीर गई, लेकिन जैसे ही तलवार उसकी हड्डियों से टकराई, मेडा युइचिरो की मसल्स ने उसे कसकर पकड़ लिया। मेडा युइचिरो ने अंधेरे में महसूस करते हुए डेंग शिंटोंग को पीछे से पंच किया। उसकी मोटी डार्क रेड बाजू एक मैसिव पिलर जैसी थी। अगर ये वार डेंग शिंटोंग के शरीर पर सीधा पड़ता तो उसका छोटा शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। लेकिन डेंग जल्दी में नहीं था। उसने तलवार के हिल्ट पर लगे स्विच को दबाया और उस तलवार के ग्रूव से वेनम की एक धारा मेडा युइचिरो के शरीर में घुस गई। फिर उसने बड़ी स्ट्रगल के बाद तलवार को निकाला और उसके शरीर पर पैर रखकर पीछे की ओर जोर से कूदा। मेडा युइचिरो अंधेरे में कुछ नहीं देख पा रहा था और उसने बस इंस्टिंक्ट से जमीन पर अपने 8 पैरों से स्टैंपिंग शुरू कर दिया और अंधाधुंध पंचेस फेंकने लगा। लेकिन डेंग एकदम शांत था। वो पेशेंटली वेट कर रहा था टॉक्सिन के असर करने का। ऐसे मैसिव बॉडी में टॉक्सिन को हार्ट तक पहुंचने में टाइम लगता है। कुछ ही देर में मेडा युइचिरो को चक्कर आने लगे। नोसिया महसूस हुआ। बूम! उसका विशाल शरीर ऑलमोस्ट जमीन पर गिर पड़ा। उसे तब एहसास हुआ कि डेंग शिंटोंग की तलवार पॉइजनस थी, लेकिन वो इजीली हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पीठ से घायल हिस्से की फ्लेश को फाड़कर अलग कर दिया। उसकी मजबूत बॉडी और सेल्फ हीलिंग एबिलिटी टॉक्सिन के इफेक्ट को काफी हद तक झेल सकती थी। डेंग शिंटोंग को कोई जल्दी नहीं थी। सालों की लड़ाइयों के बाद अब वो एक असली कॉम्बैट मास्टर बन चुका था। उसके पास इनफ पेशेंस था ऐसे अपोनेंट्स को धीरे धीरे मार गिराने का। ऐसे बड़े अपोनेंट्स जिनके पास डेंग की एबिलिटी का कोई तोड़ नहीं होता, वो पहले ही बैटल में डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। दी ग्रेट सुमी इल्यूजन एक्टिवेटेड हुआ। सफेद रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई और इस पहाड़ी को एक विशाल सफेद श्रीयर में बदल दिया। अचानक मेडा युइचिरो को सब कुछ दिखने लगा। रात गायब हो गई और अमर पर्वत पर फिर से दिन आ गया। वसंत ऋतु का दृश्य था। पेड़ों पर चेरी ब्लॉसम्स खिले हुए थे और हवा में गुलाबी पेटल्स उड़ रहे थे। महिलाओं ने किमोनो पहन रखी थी और बच्चों के साथ टिफिन लेकर आए थे हनामी, फ्लावर व्यूइंग के लिए।
मेडा यूइचिरो के सामने वे लोग थे जो कभी उसके परिवार के सदस्य थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इल्यूजन। मेडा यूइचिरो ने तुरंत समझ लिया कि वो इल्यूजन में है, लेकिन जो वो देख रहा था, महसूस कर रहा था, टेम्परेचर और सब कुछ एकदम रियल लग रहा था। कैन इट अफेक्ट इवन माई 5 सेंसेस? मेडा ने खुद से पूछा। फिर उसने कहा, तो क्या मैं आंखें बंद कर लूं तो इल्यूजन खत्म हो जाएगा? डेंग शिंटोंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सोचा, जब तक कोई जन्म से अंधा ना हो, वो चीजें देखेगा, और ऐसे में जाइंट बुल गोस्ट जैसे ब्रूट फाइटर पर लिमिटेशन जरूरी है। अब तो तू बस मेरे हाथ की खिलौना है। डेंग ने हाथ हिलाकर 1 दर्जन ब्लू क्रिस्टल बॉम्ब्स फेंके, जो मेडा यूइचिरो के चारों ओर गिरकर एक्सप्लोड हुए। ब्लू क्रिस्टल बॉम्ब में जबरदस्त एनर्जी और टॉक्सिन था, जो मेडा के शरीर से चिपक गया। बूम! जमीन हिल उठी, धूल मिट्टी उड़ गई, और न्योक का विशाल शरीर भी प्रभावित हुआ। लेकिन अब मेडा यूइचिरो को डेंग की लोकेशन का अंदाजा हो गया था। उसने मुड़कर डेंग पर जोरदार पंच मारा। डेंग ने तुरंत हवा में उछाल मारी। मेडा की मोटी बाहों ने पूरे जंगल को झाड़ू की तरह साफ कर दिया। गुड इंट्यूशन। डेंग ने अपने जेट फ्लाइंग डिवाइस को एक्टिवेट किया और हवा में अपने लेफ्ट हैंड से पिस्टल निकालकर मेडा पर गोलीबारी शुरू कर दी। उसकी पिस्टल हाई कैपेसिटी चार्ज गन थी, जो एक बार में 40 बुलेट्स फायर कर सकती थी। ओरिजिन बुलेट्स मेडा यूइचिरो के फ्लेश में धंसकर खून की बौछार कर रही थी। मेडा की शरीर की टफनेस के बावजूद डेंग की लेटेस्ट डेंग टेक्नोलॉजी की बुलेट उसे नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ये वूंड्स अभी भी केवल स्क्रैचिंग जैसे थे। न्योग और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया। ब्लाइंडनेस ने उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी छीन ली थी, और अब वो किसी भी कीमत पर डेंग को मारना चाहता था। उसने आकाश की ओर पंच किया। डेंग ने इजीली डॉज किया, लेकिन फिर मेडा ने जमीन से एक विशाल पत्थर उठाया और डेंग की ओर जोर से फेंका। वो पत्थर ट्रक जितना बड़ा था और हाई स्पीड कैनन बॉल जैसा हवा में चला। डेंग बस बाल बाल बचा। उसने सोचा, इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता है? हल्की सी मूवमेंट पर भी रिएक्शन कर लेता है। बुल गोस्ट ने वीकनेस पकड़ ली थी। अब वो इमॉर्टल माउंटेन के किनारे से एक के बाद एक बोल्डर्स तोड़कर डेंग पर मीटियोर्स की तरह बरसाने लगा। डेंग के पास झंगी जैसी फिजिकल डिफेंस नहीं थी, इसलिए उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। वुश 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 लगातार बोल्डर डेंग पर फेंके जा रहे थे। हवा में बचाव करना मुश्किल होता जा रहा था। डेंग को अपनी तलवार निकालनी पड़ी, और व्हाइट सुपरनैचुरल पावर ब्लेड में समाकर तेज रोशनी बन गई। डेंग ने एक बोल्डर को सीधा काटा, बट इससे पहले कि वो संभलता, और भी बोल्डर्स उसकी ओर उड़ रहे थे। चैप्टर 1534 फर्स्ट टाइम। डेंग शिंटोंग हवा में लगातार डॉज कर रहा था, और नायोग ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जिससे उसकी इल्यूजन अटैक अब इनइफेक्टिव हो चुकी थी। लेकिन फिर भी नायोग की अटैक्स डेंग शिंटोंग की पोजीशन को जैसे लॉक कर रही थी। चाहे डेंग जितना भी डॉज करता, नायोग तुरंत उसका पीछा कर लेता। What did he use to determine my position? Smell or sound? और डेंग ने पीछे देखा। अपनी मूवमेंट को तेज करने के लिए उसने जेट डिवाइस ऑन किया था, जिससे वो हवा में तेजी से मूव कर पा रहा था और ऊपर से अटैक्स कर पा रहा था। जमीन पर तो न्योगुई उसके लिए काफी बड़ा थ्रेट था। इज इट बिकॉज ऑफ दिस? डेंग को एहसास हुआ कि जेट डिवाइस ना सिर्फ आवाज करता है, बल्कि उससे हाई हीट एनर्जी भी निकलती है। शायद यही फैक्टर नायोग यूज कर रहा था डेंग की लोकेशन पता करने के लिए। डेंग की आंखों में सीरियसनेस आ गई, और उसने तुरंत जेट डिवाइस को बंद कर दिया और फ्री फॉल में नीचे गिरने लगा। हालांकि नायोग की आंखें बंद थी, लेकिन गिरते हुए वाइंड साउंड अब भी सुनाई दे रहा था। टुडे द वाइंड इज अ लिटिल नॉजी, उसने कहा, और बिना समय गवाए अपने 8 पैरों से डेंग की डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। साथ ही 2 ऊंचे पेड़ों को हथियार बनाकर डेंग की लैंडिंग एरिया की तरफ जोर से फेंक दिया। डेंग ने जमीन पर उतरते ही हेजिटेशन के बिना आर्क में दौड़ लगाई। उसने न्योगुई के चारों ओर एक सर्कल खींचा। जाहिर था
कि बड़े शरीर वाले न्योगुई को सरफेस पर ज्यादा एडवांटेज था। डेंग शिनटोंग 100 बार वार कर सकता था और फिर भी न्योगुई सर्वाइव कर सकता था। लेकिन अगर न्योगुई का एक भी वार डेंग पर लग जाए तो बैटल लगभग खत्म हो जाएगा। इवन विद होली बॉडी का ब्लेसिंग, अगर हिट लग गया तो डेंग सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। न्योगुई ने 2 विशाल पेड़ पकड़े थे, जैसे 2 सैमुराई सोर्ड हो, और जमीन पर उन्हें जोर से मारते हुए चारों तरफ स्वीपिंग कर रहा था। किसी ब्लाइंड को हराने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे टारगेट ही खोने। 2 डेंग ने फिर से दर्जन भर बॉम्ब्स फेंके, लेकिन इस बार वे स्कैटर्ड थे। बूम! एक्सप्लोजन्स की आवाज अलग अलग लोकेशन से आने लगी, जिससे न्योगुई डेंग की सटीक पोजीशन का अंदाजा नहीं लगा पाया। डेंग ने अपने हाथ में तलवार उठाई और अपनी नजरें बुल गोस्ट के मैसिव और टफ शरीर पर गड़ा दी। वी मस्ट हिट द फ्लोर टू हैव अ चांस टू ओपन अ होल इन हिज बॉडी। उसने धीरे धीरे पावर अक्यूमुलेट की और फेंसिंग पोस्चर लिया। उसी समय बुल गोस्ट के चारों ओर स्पेस में इनविजिबल लाइट गेट्स पहले से डेंग द्वारा अरेंज किए जा चुके थे। हेवन एचिंग! डेंग ने अपनी तलवार से जोरदार वार किया। एक बड़ी सफेद स्वॉर्ड लाइट ने कई लाइट गेट्स के बीच बाउंस किया और अंत में बुल गोस्ट की टेलबोन के एरिया की ओर गई। 1000 years ऑफ किलिंग! पफ! व्हाइट लाइट सेबर ने सीधा पियर्सिंग किया और डेंग ने महसूस किया कि बुल गोस्ट का शरीर एक पल के लिए फ्रीज हो गया। अगले ही पल मुंह! बुल गोस्ट ने दर्द और गुस्से में आसमान की ओर दहाड़ मारी। लोहे और स्टील से बना शरीर भी वहां इतना फ्रेजाइल होता है। उसने पीछे की ओर पंच किया, लेकिन खाली गया। हेवन एचिंग एबिलिटी किसी भी एंगल से किसी भी पोजीशन पर अटैक कर सकती है। अनएक्सपेक्टेड और रैंडम अटैक्स होते हैं, इसलिए अटैक की डायरेक्शन देखकर डेंग की लोकेशन का अंदाजा लगाना बेकार है। इट वर्क्स देन। डेंग ने थोड़ा ईविल सा मुस्कुराया। लेट्स कंटिन्यू। डेंग की एबिलिटी दिखने में एलिगेंट थी, लेकिन कॉम्बैट में वो एकदम रोग लगती थी। जैसे ब्लाइंड को बुल्ली कर रहा हो। हेवन एचिंग एबिलिटी एक्टिवेट होने के बाद सामने वाले को डेंग की एग्जैक्ट पोजीशन का पता ही नहीं चलता। न्योगुई की बॉडी जरूर स्ट्रांग थी और 3 पंचेज में डेंग को खत्म कर सकता था, बट इस तरह की तोड़मरोड़ एबिलिटी के सामने उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला। हेवन एचिंग! हेवन एचिंग! हेवन एचिंग! डेंग शिनटोंग के लगातार टॉर्चर से न्योगुई की बॉडी पर कई भयानक जख्म हो गए। खून बहता रहा और अंत में एक रोष से भरी चीख के साथ उसका विशाल शरीर अमर पर्वत पर गिर गया। डेंग शिनटोंग ने उसका एसेंस कलेक्ट किया, टाइन्जू पैलेस की ओर देखा, फिर अमर पर्वत के नीचे के मैगट सी की ओर नजर डाली। दिल में एक हल्का डर लिए हुए उसने बिना देरी के पैलेस की ओर दौड़ लगाई। वी मस्ट गेट वॉट वी वॉन्ट एज सून एज पॉसिबल एंड लीव हियर। मिशन क्लियर था, ट्रेजर वापस लेना, न कि यहां नियॉन एलियंस के साथ मरने की लड़ाई लड़ना। तीसरे बैटलफील्ड पर बेली चोंगकिंग और अंकल वायु एलीट एलियन से लड़ रहे थे। इनका नेतृत्व कर रही थी 3rd टीम की कैप्टन परगेटरी स्टार। योंग जिंगसन ने सजेशन दिया था कि फ्लोसेंट एजेंट्स का इस्तेमाल इनविजिबिलिटी काउंटर करने के लिए किया जाए, और फैटी सू ने तुरंत इसे फॉलो किया। सही साबित हुआ। परगेटरी स्टार, जो बार बार असैसिनेशन की कोशिश कर रही थी, अब मजबूरन सामने आ गई। डार्क रेड लेदर जैकेट पहने हुए वो जितनी भी कोशिश करती, फ्लोसेंट एजेंट से बच नहीं पा रही थी, और आखिरकार उसकी बॉडी पर एक मार्क लग ही गया। डैम इट, उसने गुस्से में कहा। देन आई डिफीट यू हेड ऑन। उसने एक हाथ से सील बनाकर डुप्लीकेट टेक्निक किया। उसकी फिगर ब्लरी हो गई और कुछ ही देर में 2 रिगलिंग ब्लैक शैडोज उसके शरीर से निकले। जमीन पर गिरते ही वे भी उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन गए। एक क्लोन ने जमीन पर हाथ रखकर अर्थ एस्केप किया, जिससे एक शॉकवेव फैटीसू और उसके साथियों की डायरेक्शन में गई। जमीन कांपने लगी, मिट्टी पत्थर टूटने लगे और उन्हें दबाने की कोशिश हुई। लचियों ने दूर से रायोट स्पार्क्स कंटिन्यू किए। दूसरा क्लोन ने हाथ मुंह के सामने रखा और वाइंड एस्केप किया। हवा की तीव्र धाराओं ने आसमान में उड़ रहे फायरबॉल्स को और भी शक्तिशाली बना दिया। मेन बॉडी परगेटरी स्टार ने अपनी वेस्ट से सैमुराई स्वॉर्ड निकाली
और जेड शेप्ड पाथ में फैटी सू की ओर दौड़ी। वाइंड व्हील स्लैश। स्वॉर्ड की हवा में चीख ने आसपास की फ्लाइंग ग्रेवल को चीर दिया और सीधा फैटी सू की ओर बढ़ा। फैटी सू के माथे पर पसीना टपक पड़ा। पहली बार वो इतने ताकतवर दुश्मन से सामने से लड़ रहा था। दिस टाइम आई वोंट रिट्रीट अगेन। आई कांट बी अ कावर्ड ऑल माई लाइफ, उसने अपने मन में सोचा। डर अब भी था, लेकिन एड्रेनालाइन ने उसे साहस दे दिया। आइस आर्मोर। एक गहरी नीली ठंडी धारा उसके शरीर से निकली और एक मोटी आइस आर्मोर उसकी बॉडी पर बन गई। क्लैंग। तलवार ने आइस आर्मोर को तोड़ दिया, लेकिन जब उसने एक्सोस्केलेटन आर्मोर को छुआ तो बस एक गहरी खरोंच छोड़ी। फैटी सू हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने पहली बार अपने बल पर दुश्मन का वार सीधे झेला। दी फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज सो एक्साइटिंग। चैप्टर 1/5 ह्यूमन कैनन। तड़ी सू की आइस आर्मोर ने परगेटरी स्टार का घातक वार रोक लिया, जिससे वो बेहद उत्साहित हो गया। इस समय उसके शरीर पर मोटी आइस आर्मोर थी, अंदर एक्सोस्केलेटन आर्मोर और काले बैटल क्लोथ्स भी थे। एज एक्सपेक्टेड जोंग यीज यंगर ब्रदर, उसकी डिफेंस पूरी तरह मैक्स्ड आउट थी। अब समय है 2 साल की प्रैक्टिस का रिजल्ट दिखाने का। तड़ी सू ने गहरी सांस ली, परगेटरी स्टार की ओर देखा और अचानक अपना दाया हाथ उठाया। आइस विल स्टॉर्म। उसके दाहिने हाथ से बर्फ तेजी से फैलने लगी और हीरे जैसी बर्फीली क्रिस्टल्स उसके हाथ पर जम गई, जो एक विशाल मॉन्स्टर आर्म में बदल गई। फिर परगेटरी स्टार की ओर उसने हजारों आइस स्पाइक्स फेंके। एक भारी बारिश की तरह पूरे सामने के एरिया को कवर कर लिया। परगेटरी स्टार ने भौहें तानते हुए एक हाथ से सील बनाया, आइस एस्केप, आइस ड्रैगन। उसके पैरों के नीचे से बर्फीला वॉटेक्स उठा और हवा में एक विशाल आइस ड्रैगन बना, जो उस स्नो स्टॉर्म की ओर दौड़ा। दोनों ताकतें आपस में टकराईं और फिर धमाके के साथ फट गई। चारों ओर बर्फ और बर्फीले टुकड़ों की बारिश ने पूरे बैटलफील्ड की विजन को ऑब्सक्योर कर दिया। लेकिन जल्द ही लियू चियनदाई के रायॉट, स्पार्क्स की ब्लेजिंग फ्लेम्स उस स्नोई क्लाउड को चीरते हुए फैटी सू की ओर बढ़ी। ब्रदर चुनले, कोऑपरेट विद मी, बाई चुन्यू ने आवाज लगाई। अब जबकि परगेटरी स्टार अब छिप नहीं सकती थी, प्रेशर कुछ कम हो गया था। और दूसरी ओर बेली चोंगकिंग और अंकल वायु की बैटलफील्ड में उनका पक्ष एडवांटेज में था। बाई चुन्यू की बॉडी एक धमाके के साथ टूटकर हजारों ड्रिफ्टिंग स्नो ब्लेड्स में बदल गई और परगेटरी स्टार की ओर बढ़ गई। फैटी सू ने भी तेजी से ब्लिजर्ड आउटपुट बढ़ाया। 2 आइस टाइप एलियंस को एनवायरनमेंट का भरपूर एडवांटेज मिल रहा था। इस समय WD को भी अपने फ्लोटिंग कैनन्स को लगातार मेंटेन नहीं करना पड़ा। अब वो भी फाइट में एक्टिवली भाग ले सकता था, लेकिन उसका टारगेट परगेटरी स्टार नहीं थी। उसकी एबिलिटी इंडेक्स उससे हजारों पॉइंट्स ऊपर थी। ऐसे में उसे जल्दी मार पाना मुश्किल होता। इवन 3 लोग मिलकर भी, इसलिए उसने डिसीजन लिया कि पहले आसपास के छोटे थ्रेट्स को निपटाए। उसने लियू कियनदाई की ओर देखा, जो दूर से फायरबॉल अटैक्स कर रही थी। उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लगी, चमकते लाइट में बदल गई और उसके बाल आसमान की ओर उड़ने लगे। दोनों हाथों को जोड़कर उसने स्पिरिचुअल एनर्जी अपने फिस्ट्स में कॉन्सेंट्रेट की रोशनी इतनी तेज थी कि सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। सच स्ट्रॉन्ग एनर्जी, टेम्पल गेट दारूमा ने गंभीरता से कहा। WD के चेहरे पर एक विलन स्टाइल ग्रिन था। लिटिल गर्ल, एज अ लॉन्ग रेंज मैजिशियन, इट्स अ टबू टू स्टे इन एनिमीज फील्ड ऑफ विजन। लियू कियनदाई उसे सुन नहीं पाई, लेकिन उसकी बीस्ट लाइक आइज ने लियू को अचानक डर का एहसास कराया। भागना चाहा, बट चारों ओर युद्ध चल रहा था। बिना कवर के वो इजी टारगेट बन सकती थी। WD के ग्लोइंग फिस्ट्स अब कैनन्स जैसे लग रहे थे और उसका पूरा शरीर एनर्जी से चमक रहा था, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की लिमिट छू रहा हो। परगेटरी स्टार को खतरे की भनक लग गई। नॉट गुड। उसने तुरंत स्वॉर्ड निकाली और वाइंड व्हील स्लैश से हमला किया, लेकिन फैटी सू और बाई चुन्यू ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। फैटी सू सामने आ गया और हेवी स्नो माउंटेन बना दिया।
बाई चुन्यू ने खुद को लाखों इनकारनेशंस में बदलकर परगेटरी स्टार को घेर लिया। बूम! तड़ी सू ने अटैक रोक दिया और उसी वक्त WD का कैनन लॉन्च हुआ, ह्यूमन कैनन। 2.5 सेकंड तक पावर गैदर करने के बाद उसकी फिस्ट से एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो लियू कियनदाई की ओर 1 किलोमीटर दूर तक गया। रोशनी इतनी तेज थी कि डेंग जिंटोंग की चमक भी दब गई। लियू कियनदाई एक रिलीज टाइप एलियन थी। पुअर फिजिकल फिटनेस, पुअर एस्केप स्पीड। जब उसने एनर्जी ब्लास्ट अपनी ओर आते देखा, उसके प्यूपिल्स सिकुड़ गए और मौत का डर उस पर छा गया। वो मुड़ी और भागी, बट व्हाइट लाइट ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और पल भर में उसे जला दिया। बूम! पूरे इमॉर्टल माउंटेन के हिल साइड पर एक सेमी सर्कुलर क्रेटर बन गया और लियू कियनदाई का शरीर पूरी तरह से एनर्जी में डीकंपोज्ड हो गया। WD का शरीर भी वीक लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भारी एक्साइटमेंट थी। आई एम दी फर्स्ट वन टू किल, उसने कॉम्स में सबको बताया। उसकी इस किल से पूरे ग्रुप का मॉरल बूस्ट हो गया। परगेटरी स्टार का मन सिंकिंग फीलिंग से भर गया। उसे लगा था ये सब छोटे मोटे मिनियंस होंगे, पर हर किसी की एबिलिटी इंडेक्स 9000 प्लस थी। एंड सबसे बड़ी बात, इनका इक्विपमेंट बहुत ज्यादा एडवांस था। इनकी इक्विपमेंट एडवांटेज ने उनके कॉम्बैट पावर को 100 से 200 पॉइंट्स और बढ़ा दिया था। युमा कॉड के एलियंस जो सिर्फ सूट पहनते हैं और दिखावा करते हैं, उनके सामने ये सब बिल्कुल एमेच्योर लगे। उसने दारुमा और कमिदा जियाओक्सिंग की फाइट देखी। दोनों अब पिछड़ रहे थे। अंकल वायु का हैवी मचा, उसके फायर पावर और क्लोज कॉम्बैट स्किल से कमिदा का सामना करना मुश्किल था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हार निश्चित थी। परगेटरी स्टार को अब गैप साफ दिख रहा था। जापान और वर्ल्ड्स टॉप पावर्स के बीच की खाई। वी आर होल्डिंग बैक द मास्टर। उसने अपने होंठ काटे, अंदर से दुखी थी, लेकिन फिर भी वो फर्मली मानती थी कि ईविल बॉय अंत में जरूर जीतेगा। लेकिन फिर बाई चुन्यू और फैटी सू की निगरानी में उसने जो किया, उससे सब शॉक्ड रह गए। परगेटरी स्टार ने अपने लेदर जैकेट की जिप धीरे धीरे खोली और अपना नग्न शरीर सामने लाकर सबको चौंका दिया। चैप्टर 1536 दी फॉल ऑफ दी टेंसो पैलेस। थड्डेसू का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके सामने जो सुंदर दृश्य था, उसे देखकर वो एक पल के लिए स्टन रह गया। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लड़ाई में ऐसे भी किलिंग मेथड देखने को मिल सकते हैं। परगेटरी स्टार ने जब अपना लेदर आउटफिट उतारा, वो अंदर से पूरी तरह नंगी थी, लेकिन उसने इतने लोगों के सामने अपने कपड़े उतारे और फिर भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। निंजास के पास कोई सेल्फ नहीं होता और ना ही बेहुदे सेल्फ एस्टीम की फुर्सत टास्क पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस बार परगेटरी स्टार ने अपने कपड़े उतारे और इनविजिबल स्टेट में चली गई। बी केयरफुल, बाई चुन्यू ने कहा और आइस और स्नो ब्लेड्स में बदल गया, जिससे फैटीसू और WD को कवर मिल सके। हो सकता है वो अब कोई किलर मूव इस्तेमाल करे। WD और फैटीसू अलर्ट हो गए। इट डजंट मैटर, इवन इफ शी इज नेकेड, बस उसे फिर से डाई कर देंगे। स्नो पर अभी भी फ्लोरेसेंट एजेंट के रेसिड्यूज थे, जिससे अब परगेटरी स्टार का चुपके से आना मुश्किल था। तीनों अब जैसे किसी बड़े एनिमी का सामना कर रहे हों, चुपचाप उसके हमले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बहुत देर तक कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि परगेटरी स्टार तो उन्हें छोड़कर इमॉर्टल माउंटेन के ऊपर स्थित स्काईगार्ड पैलेस की ओर निकल चुकी थी। उसे डीमन कोर्ट के बाकी एलियंस की जान की परवाह नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ ईविल बॉय के बेस कैंप की रक्षा करना था। डीमन कोर्ट में ईविल बॉय ने सालों से जो भी कीमती चीजें जमा की थी, वो सब वही थी। वो किसी को भी उन्हें छूने नहीं दे सकती थी। स्विश स्विश स्विश, वो व्हाइट ब्लर की तरह दौड़ी, सिर्फ कुछ कपड़े से जरूरी हिस्से ढकते हुए सीधे स्काईगार्ड पैलेस की ओर निकल पड़ी। और बहुत जल्दी वो महल के दरवाजे पर पहुंच गई। लेकिन जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें फैल गई। लाशें,
हर तरफ डीमन कोर्ट के मरे हुए मेंबर्स की लाशें। काले सूट्स पहने दर्जनों बॉडीज खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। परगेटरी स्टार ने टीथ ग्रिट किए और बिना रुके सैमुराई स्वॉर्ड हाथ में लेकर पैलेस के अंदर घुस गई। उस समय टाइन्जू पैलेस के अंदर डेंग शिनटोंग और लियांगयू महल में पड़ी चीजों को देख रहे थे। इविल बॉय एक समय का स्ट्रीट बैगर था, इसलिए उसका घर भी बेहद बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त था। हर तरफ ट्रेजर बिखरे पड़े थे, एंशिएंट वेपन्स, कैलीग्राफी, पेंटिंग्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सब कुछ। लाइंग वायु ने कहा, इट्स हार्ड टू फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। उसका हाथ लॉन्ग मिंग की तलवार के हैंडल पर ही था। डेंग शिनटोंग बोला, हर बार इस समय मैं जोंग यी से जलता हूं। उस जैसी टैलेंट के साथ काम करना चाहता था। लेकिन फिर उसने कहा, इविल बॉय को अगर इन चीजों की अहमियत थी तो उसने उन्हें ऐसे ही जंग में नहीं रखा होगा। उसने महल के चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर वीडियो गेम एरिया की ओर गया, जहां बड़े मॉनिटर्स और गेम कार्ट्रिजेस रखे थे। वहां उसने एक सोफा के कोने से एक किताब निकाली, यांग मिंग्स माइंड लर्निंग। उसी वक्त लाइंग वायु ने एक ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स निकाला, जिसमें ड्रैगन स्पेसिमेन था, हत्सुने मिकु और हरुही सुजुमिया के फिगुरीन्स के साथ। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मिशन कंप्लीट। वो अब जियांगनन वापस जा सकते थे। लेकिन तभी लियांगयू की आंखें संकीर्ण हो गई और उसने लॉन्ग मिंग खींच ली, कोई आ रहा है। डेंग शिनटोंग बोला, ओनली वन पर्सन। अगले ही पल परगेटरी स्टार सैमुराई स्वॉर्ड के साथ अंदर आई और क्रोध से उसकी आंखें लाल थी। टियान शू पैलेस में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सबको मरना होगा। डेंग ने हल्की मुस्कान दी, हम बस वो ले रहे हैं जो हमारे देश का है। लाइंग वायु ने कोल्डली कहा, इसे ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं, और उसकी किलिंग इंटेंट पूरे महल में फैल गई। परगेटरी स्टार की रूह कांप गई। लाइंग वायु की आंखों में देखते ही उसे जैसे किसी हेल के गोस्ट का सामना हो गया हो। उसे अब एहसास हुआ कि मिंग हैजोंग जी और मयटा युइचिरो मर चुके हैं और अब वो अकेली इन दोनों से नहीं लड़ सकती। उसने 2 स्मोक बॉम्ब्स निकाले और जमीन पर फेंके। बूम! धुएं ने पूरे पैलेस को ढक लिया। लेकिन लाइंग वायु ने तुरंत स्वॉर्ड से अपने चारों ओर एनर्जी भेज दी और स्मोक को उड़ाकर साफ कर दिया। साथ में कुछ ट्रेजर्स भी उड़ गए और दीवारों से टकराकर टूट गए। डेंग बोला, टीएसके 2 बार। वेस्ट मत करो। लाइंग वायु ने देखा कि परगेटरी स्टार गायब हो चुकी थी। लेट हर गो, डेंग बोला, शी इज जस्ट अ स्मॉल मिनियन, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ने जल्दी से जोंग यी को मैसेज भेजा, बॉस जोंग, मिशन कंप्लीट, वी आर रेडी टू रिटर्न। लेकिन जोंग यी की जवाब सुनकर डेंग का चेहरा फ्रीज हो गया। आई कांट लीव फॉर नाउ, पूरे एदों को सील कर दिया गया है। आई कांट टेलीपोर्ट आउट। और फिर उसने कहा, बाहर आओ और नीचे का सीन देखो। डेंग और लाइंग वायु बाहर आए और जो उन्होंने देखा उससे उनका जी मिचला गया। पूरी एदो अब एक गंदे विशाल गटर में बदल चुकी थी। हर तरफ सिर्फ मोटे विशाल मैगोट्स रेंग रहे थे और इमॉर्टल माउंटेन के आसपास का पूरा इलाका अब मैगोट्स का अड्डा बन चुका था। चैप्टर 1500 सेंस मैगोट्सी। डेंग शिनटोंग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ये क्या है? व्हाट ऑन अर्थ्स? लाइंग वायु ने भौहें चढ़ाई और जल्दी ही उसकी सोच साफ हो गई। अगर हम अभी नहीं जा सकते तो मैं जाकर इन सबको मार देती हूं। बिना कुछ कहे वो चाकू लेकर बाई तरफ दौड़ पड़ी। डेंग शिनटोंग चिल्लाया, हे, वो निंजा बहुत मुश्किल है, केयरफुल रहना। लाइंग वायु के होठों पर एक हल्की सार्कास्टिक मुस्कान थी। भले ही मैंने 5 तत्वों की एस्केप टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे समझती नहीं हूं। निंजुत्सु तो चाइनीज 5 एलिमेंट्स एस्केप टेक्निक का क्लमजी वर्जन है। आम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, पर सच्चे मास्टर्स को नहीं। जैसे इनविजिबिलिटी टेक्निक, टास्क खत्म करने के बाद निंजा जंगल में गायब हो जाते हैं। लगता है जैसे हवा में उड़ गए, पर असल में वो पहले से खुद ही एक गड्ढे में घास डालकर उसमें कूद जाते हैं। रात में कोई देख नहीं पाता। मतलब
सारे ट्रिक्स है। अगर मार्शल आर्ट्स अभी भी होते, लाइंग वायु निस्संदेह मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड की मास्टर होती। ऐसे में परगेटरी स्टार जैसे निंजा से डिसीव होना नामुमकिन था। उसकी इनविजिबिलिटी लाइट डिस्टॉर्ट कर सकती है, लेकिन एक टॉप लेवल रीइंफोर्समेंट वॉरियर को उसका कदमों की आहट और सांसें साफ सुनाई देती है। डेंग शिंटोंग ने पीछे टाइनजू पैलेस की ओर देखा। वहां अभी भी कई ट्रेजर्स बचे थे, लेकिन अधिकतर कल्चरल रेलिक्स थे। इसलिए उसने तय किया कि लियांग्यू के साथ मिलकर युमाओ कोड के सारे एलियंस को खत्म कर देगा। अगर घास की जड़ नहीं काटोगे तो वसंत में फिर उगाएगी। पिछली बार तुम लोगों ने जियांगनन में हजारों लोगों को मारा था। अब हमारी बारी है। डेंग शिंटोंग ने ग्रिफिथ स्वॉर्ड निकाली और लियांग्यू से अलग डायरेक्शन में नीचे की ओर मार काट शुरू कर दी। अब बैटलफील्ड पूरी तरह से विकृत हो गया था। झंग यी ने कभी अपने जीवन में ऐसा परवर्टेड एलियन नहीं देखा था। टिपिकल जापानीज, इतने परवर्टेड की सांस लेना मुश्किल हो जाए। अगर किसी की मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर हो तो इतने मैगोट्स देखकर उसका दिल कोलैप्स कर जाए और सी ऑफ मैगोट्स के बीच एक भयंकर घिनौना मॉन्स्टर हवा में उड़ता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा हो तो झंग यी के पास कोई बेहतर तरीका नहीं था। हॉट वेपन्स का बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो चुका था और वो ऑलराउंड अटैक नहीं कर सकता था, मगर दूसरी तरफ कोई भी उसकी डिफेंस तोड़ नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सबसे बेसिक मेथड अपनाया, फिजिकल कॉम्बैट। मेली में झंग बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन क्यानलोंग आर्मोर और स्वॉर्ड इन दी ट्री की वजह से अब वो एप्सिलॉन लेवल पर लड़ सकता था। टाइम एक्सेलरेशन और स्वॉम्प ऑफ टाइम ने उसकी स्पीड बढ़ा दी थी। क्यानलोंग आर्मोर से स्ट्रेंथ और स्वॉर्ड की वर्सेटिलिटी से मैगोट्स को मारना आसान हो गया था। झंग यी सीधे मैगोट्स के समुद्र में कूद गया और स्वॉर्ड इन दी ट्री 40 मीटर लंबी हो गई। आर्मोर की गेयर्स घूमने लगी और पावर मैक्स पर डाल दी गई। पफ, सी ऑफ मैगोट्स पर तलवार गिराई और मैगोट्स कटते ही जूसेस उड़ पड़े। सफेद लसलसा लिक्विड चारों ओर फैल गया और झंग के स्पेस में गिरा, जिसे कोरोड करने लगा। शुक्र था कि उसके पास हेलमेट था, वरना उसकी हालत खराब हो जाती। पफ पफ पफ, झंग यी तलवार से सी ऑफ मैगोट्स में खुलकर मार काट कर रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन मैगोट्स या ईविल बॉय नहीं था, बल्कि खुद उसका डिस्गस्ट था। सोचो, तुम एक गटर में गिरो, क्या पहले डूबोगे या घिन से मर जाओगे? जब जायंट स्वॉर्ड से कटे मैगोट्स का सफेद लिक्विड हर तरफ उड़ता तो पूरा नजारा हॉरर शो जैसा लगता। किल किल किल। झंग यी को बस अपने इंटेंस किलिंग इंटेंट से खुद को स्टेडी रखना पड़ रहा था, वरना उसका दिल कोलैप्स कर जाता। हर स्विंग में वो दर्जनों मैगोट्स काट रहा था, लेकिन चारों तरफ से नए मैगोट्स आ रहे थे। पूरा इलाका मैगोट से भर चुका था। ईविल बॉय ऊपर से हवा में आया, झंग को तलवार चलाते देखा और एक ग्रिम स्माइल के साथ नीचे झपटा। उसका नैरो माउथ पार्ट एक स्टील पाइप जैसा दिखता था और उसने सीधा झंग के सिर पर वार किया। झंग ने तलवार ऊपर घुमाई, मगर ईविल बॉय ने उसे पकड़ लिया। झंग यी ने भौहें चढ़ाई। क्लोज कॉम्बैट में ईविल बॉय बहुत खतरनाक था। ईविल बॉय ने जोर से तलवार खींची और झंग यी को फेंक दिया। झंग ने क्रिटिकल मोमेंट पर तलवार को काटा और उल्टी दिशा में उड़ गया। मॉर्निंग इन दी फॉरेस्ट। उसके सामने कई डायमेंशन गेट्स खुल गए, लेकिन पीछे से मैगोट्स भी उन गेट से उसके स्पेस में घुसने लगे। झंग यी को हेडेक हुआ। अगर सारे मैगोट्स उसके स्पेस में घुस गए तो 5 लाख लोगों के मैगोट्स से स्पेस बर्बाद हो जाएगा और उसका कॉम्बैट पावर खत्म हो जाएगा। इफ ओनली आई हैड मोर मैन पावर। उसने टाइटली भौहें चढ़ा ली। स्वॉर्ड इन दी ट्री फिर से लंबा हुआ और वाइन्स फैले जो मैगोट्स को रोकने लगे। एक ग्रीन स्रीयर हवा में बन गया जो झंग यी को घेर रहा था, लेकिन तभी ईविल बॉय सीधे उस स्लीयर में क्रैश हुआ। उसकी हंसी एक घटिया टॉय जैसी थी और उसने वाइन्स को नोचकर घुसपैठ शुरू कर दी। आई गॉट यू, उसने कहा और स्पाइक्स सीधे डायमेंशन गेट में घुसेड़ दिए।
दर्जनों गेट्स एक ही झटके में तबाह हो गए। झंग की आंखें फैल गई। अगर कोई थ्रेट है मुझे तो वो यही है। लेकिन ईविल बॉय ऐसा कर कैसे पाया? जल्दी ही वो समझ गया। मैगोट्स उसके स्पेस में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो एनर्जी ईविल बॉय को मिल रही है। यानी कि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, झंगी उतना ही कमजोर होगा। ब्रदर, क्या तुम उसे ट्रैप कर सकते हो? यांग जिंगसिन की आवाज आई। झंग समझ गया कि वो एंजल ऑफ डिजायर से ईविल बॉय को सुइसाइड पर मजबूर करना चाहती है। लेकिन इस रूल बेस्ड पावर को काम करने के लिए एरो को हिट करना जरूरी था और उसकी स्पीड बहुत धीमी थी। झंग यी के पास इस वक्त कोई ट्रैप प्लान नहीं था और सबसे ज्यादा डर की बात यह थी कि वो अब वॉइड पावर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उससे सी ऑफ मैगोट्स और ईविल बॉय दोनों को और मजबूती मिलेगी। चैप्टर 138 द करेक्ट यूज ऑफ द स्वॉर्ड इन द ट्री। झंग यी ने मैगट सी पर लगातार हमला करते हुए स्वॉर्ड इन द ट्री की मदद से डिफेंस किया और साथ ही यांग जिंगसिन की बातों का जवाब दिया। इस टाइम उस आदमी को ट्रैप करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, झंग यी ने कहा। यांग जिंगसिन बोली, अगर ऐसा है तो उसे जल्दी हराना मुश्किल होगा। हां, झंग यी ने भी गहरी सांस लेते हुए माना, यह वाकई एक बहुत टफ अपोनेंट है। अगर जीतना है तो मुझे अपने एलियन स्पेस में जो भारी मात्रा में सप्लाईज हैं, उन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब होगा कि वो सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और ये बहुत महंगा सौदा होगा। इसलिए झंग यी जब तक कोई और रास्ता ना हो तब तक ये रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मैगट सी लहरों में आ रहा था, सफेद और काले कीड़ों का एक विशाल झुंड जो लगातार झंग यी की एलियन स्पेस पर हमला कर रहा था। अब झंग यी के पास और कोई चारा नहीं था। उसे अपने एलियन स्पेस को खुला छोड़ना पड़ा ताकि वो मैगोट्स को कंज्यूम करा सके, वरना वो खुद वही ट्रैप हो जाता। इन सब के बीच एक्सट्रीमली ईविल बॉय ऊपर से झंग यी पर निगाह रखे हुए था, किसी भी मौके का इंतजार कर रहा था। उसकी ग्रोटेस्क मॉन्स्टर फॉर्म इतनी डिस्गस्टिंग थी कि देखकर किसी का भी जी मिचलाने लगे। लेकिन इस घिनौनी फॉर्म के बावजूद उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। वो मैगट सी से झंग यी की स्पेशल एनर्जी एब्जॉर्ब करता और उसी एनर्जी से उस पर हमला करता। हाँ, केओस, आओ और देखो कैसे तुम खुद मेरे मैगोट्स का खाना बन जाओगे। ईविल बॉय जोर से चिल्लाया। झंग यी के डायमेंशनल गेट्स ईविल बॉय के वॉइड अटैक्स से शैटर्ड होने लगे। दरारों से मैगट सी उसकी स्पेस में घुसने लगी। झंग यी ने तेजी से शटल करके खुद को ऊपर की ओर उड़ाया, लेकिन पूरी एदो सिटी को पहले ही 3 ब्लैक शैडोज ने सील कर दिया था। अब चाहे वो कहीं भी भागता, मैगोट्स उसका पीछा करते। अब झंग यी की आंखों में एक तीखी चमक थी। कैच द किंग फर्स्ट, उसने ठंडे स्वर में कहा। झंग यी ने 2 उंगलियों को तलवार की मुद्रा में ईविल बॉय की ओर इंगित किया। वॉइड की ब्लैक एनर्जी एक ब्लैक होल की तरह उसके पीछे जमी और फिर उसके फिंगर टिप से एक डार्क सन की तरह चमकी। पूरी एदो सिटी अंधेरे में डूब गई। ईविल बॉय इस एनर्जी को महसूस कर चुका था, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसने उल्टा प्रोवोक करते हुए हाथ हिलाए। हाँ, आओ देखो क्या तुम मुझे मार सकते हो, झंग यी ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। डिवाइन रियल्म प्योर ट्रिब्यूलेशन। ब्लैक लाइट सीधे ईविल बॉय के पास पहुंची और उसकी बॉडी को कॉम्प्रेस करके एक बॉल की तरह मरोड़ दिया। शेल टूट गया, फ्लेश एंड ब्लड उछल पड़ी। तुम? ईविल बॉय के शब्द डर से कांप उठे, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से हंसने लगा। वाह, तुम वाकई सबसे बेहतरीन हो। ये दर्द, ये आनंद। झंग यी की सुपर पावर अब खाली हो चुकी थी और मैगट सी पूरे स्ट्रेंथ के साथ एलियन स्पेस में घुस चुकी थी। अगर ऐसा चलता रहा तो झंग यी मैगोट्स का खाना बन जाएगा। यांग जिंगसिन ने कहा, भाई, अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें सारे सप्लाईज भी जलाने पड़े तो भी पीछे मत हटना। झंग यी ऑलमोस्ट तैयार था ऐसा करने के लिए, लेकिन तभी उसे एक तेज झटका महसूस हुआ।
स्वॉर्ड इन द ट्री से। हु? ये क्या हो रहा है? झंग यी हैरान था। स्वॉर्ड इन द ट्री की वाइन्स मैगट सी की ओर खिंच रही थी। यांग जिंगसन ने कहा, भाई, शायद स्वॉर्ड इन द ट्री इंस्टिंक्ट से रिएक्ट कर रहा है। वो मैगोट्स को न्यूट्रिएंट्स की तरह सेंस कर रहा है। झंग यी की आंखें चमक उठीं। क्या तुम मैगोट्स को एब्जॉर्ब करना चाहते हो? ट्री की वाइन्स तेजी से आगे बढ़ी। झंग यी ने फुल पावर से स्वॉर्ड इन द ट्री को एक्टिवेट कर दिया। बूम! ट्री की जड़ें और लताएं पूरे आसमान में फैल गई, जैसे कोई जादुई फॉरेस्ट फैल रहा हो। वो सीधा मैगट सी की ओर लपकी। चैप्टर 1539। बाइपोलर रिवर्सल की स्थिति। ट्री स्वॉर्ड ने जोंग यी को अपनी इंस्टिंक्टिव रिएक्शन दी और जोंग यी ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या ये मैगट सी पर कोई असर डाल सकता है। मिड एयर में हजारों मोटे वाइन्स ब्लैक चैरियट लेवल सुपर पावर्स के असर में मैगट सी की तरफ तेजी से बढ़े। पच्च पच्च पच्च। बहुत सारी बेलें, जैसे आसमान से गिरती तलवारें हों, सीधे उन विशालकाय कीड़ों मैगोट्स के शरीर को चीरती चली गई। बदबूदार सफेद रस, स्लरी हर ओर छितर गया। इन कीड़ों की फिजिकल डिफेंस उतनी मजबूत नहीं थी। वो केवल सुपर पावर्स के अटैक्स एब्जॉर्ब कर सकते थे। लेकिन जब थॉर्नी वाइन्स ने उन्हें भेदा तो वो बेबस थे। हजारों कीड़े सीधे भेद दिए गए, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। बहुत सारे मैगोट्स फिर से आकर उन बेलों को चबाने लगे। वो तो बेलों से एनर्जी भी एब्जॉर्ब करने लगे। लेकिन तभी जोंग यी ने कुछ अजीब महसूस किया। वाइन्स जब इन कीड़ों को भेदती थी तो अंदर ग्रो करने लगती थी और उनकी जड़ें उन मैगोट्स के न्यूट्रिएंट्स को पागलों की तरह एब्जॉर्ब करती थी, और वो शक्ति जोंग यी को वापस मिल रही थी। रिवर्स एब्जॉर्प्शन। जोंग यी की आंखें चौड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वॉर्ड इन दी ट्री में ऐसी एबिलिटी भी होगी। लेकिन सोचो तो सही, पेड़ों की शक्तियां धरती से पोषण लेने की होती है, और जैसे पेड़ खाद से भी ग्रो करते हैं, वैसे ही ये मैगोट्स भी एक तरह से फर्टिलाइजर थे। जोंग यी ने पहले कभी इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी थी जब से उसे स्वॉर्ड इन दी ट्री मिला था, इसलिए ये उसकी छुपी हुई एबिलिटी का पहला अनुभव था। अब वो उत्साहित हो गया। देयर इज अ वे टू डील विद दीज मैगोट्स। जैसे जैसे बेलें कीड़ों को मारती गई, स्वॉर्ड इन दी ट्री और मजबूत होता गया और ज्यादा तेजी से फैलने लगा। हर जमीन के टुकड़े में जड़ें फैलती गई, मैगोट्स को चीरती, भेदती और उनके एनर्जी को पीती चली गई। चूसने की आवाजें अब पूरे एदो कैसल में गूंज रही थी। जोंग यी की सुपर पावर्स, जो पहले खर्च हो चुकी थी, अब फिर से भरने लगी। डीमन किंगडम से मिले एलियन ओरिजिन्स भी अब एक्टिवेट हो रहे थे। फाइटिंग इज द बेस्ट वे टू ग्रो, उसने महसूस किया। जोंग यी को साफ दिख रहा था कि अगर ये ओरिजिन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए तो उसकी सुपर पावर इंडेक्स 22,000 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। दैट्स ग्रेट। जोंग यी के होठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल गई। दूर से युद्ध देख रहे 3 काले शैडोज को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नो, वो लड़का ऐसा हथियार रखता है। दिस इज बैड। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? एक ने पूछा। लेकिन बीच वाला ब्लैक शैडो बोला, नहीं, अभी नहीं। अगर हमने हस्तक्षेप किया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेंगे। उनमें से एक जोंग यी को घूर रहा था। उसकी नीली आंखें शैतान जैसी चमक रही थी। उधर इविल बॉय का बॉडी फिर से रिजेनरेट हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी मैगट सी को वाइन्स चबा रही है, वो घबरा गया। यू! इविल बॉय ने गुस्से में मुंह से नीडलाइक माउथ पार्ट उठाया और उसमें वॉइड एनर्जी इकट्ठा की। एक विशाल ब्लैक बॉल बनी और उसने इसे जोंग यी की ओर फेंक दिया। लेकिन जोंग यी अब शांत था। ट्रेसिंग ऑल थिंग्स से उसने इविल बॉय के मूव को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया और स्पेस शटल से आराम से बच गया। वॉइड बीम स्काई में चला गया। बेकार। इविल बॉय ने गुस्से में कहा, डैम इट, तू भाग क्यों रहा है? तू खुद एक कीड़ा है। जोंग यी ने हंसते हुए कहा, मिरर देख पहले। अब स्वॉर्ड इन द ट्री की पावर से उसे लगातार एनर्जी मिल रही थी।
जो ईविल बॉय से ज्यादा तेज थी। लेट्स सी हुज डिफेंस इज बेटर। और फिर कहा, ओ राइट, आई फॉरगॉट, मेरा एबिलिटी कोड ही तो एब्सोल्यूट डिफेंस है। अब ये शिकार करने का समय था। गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन। एक जबरदस्त ब्लो से ईविल बॉय का शरीर फिर से चूर चूर हो गया। नीचे स्वॉर्ड इन द ट्री लगातार मैगट सी को एब्जॉर्ब कर रहा था। पच पच पच, वो बेले मैगोट्स के लिए परफेक्ट न्यूट्रिएंट साबित हो रही थी। और जैसे जैसे ये रसदार कीड़े एब्जॉर्ब होते गए, स्वॉर्ड इन द ट्री इवॉल्व करने लगा और डेल्टा लेवल के हायर पीक तक पहुंचने लगा। चैप्टर 1540, द बॉयज डिफीट। स्वॉर्ड इन द ट्री की ताकत ने पूरे बैटलफील्ड का बैलेंस तोड़ दिया था। ईविल बॉय की स्ट्रेंथ जोंग यी से कम थी। वो सिर्फ टेरेन एडवांटेज और मैगट सी का इस्तेमाल करके थोड़ी देर के लिए ऊपर आया था। लेकिन अब वो फिर से जोंग यी के हाथों पिट रहा था। डिवाइन रियल्म प्यूरिफिकेशन की ताकत बेहद जबरदस्त थी और उसे एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म करने में ईविल बॉय को थोड़ा वक्त लग रहा था। अब जबकि मैगट सी का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था, उसकी इंजरीज की रिकवरी भी धीरे हो गई थी। इस बार उसे रिकवर होने में 7 से 8 सेकंड्स लगे। जोंग यी इस समय जल्दी में नहीं था। ऑर्डिनरी अटैक्स का कोई मतलब नहीं था। अगर हमला करना है तो स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका ही काम करेगा। ताकत जमाकर सीधा उस पर फाइनल ब्लो करना है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाए। ईविल बॉय जब रिकवर हुआ तो उसे बैटलफील्ड की हालत समझ आ गई और उसने दूर एक तीखी सीसी की आवाज निकाली। जोंग यी ने उसके घिनौने चेहरे की तरफ देखा और हल्का सा चौंक गया। ये क्या कर रहा है? किसी को बुला रहा है क्या? उसकी नजर नीचे गई। नाइट परेड ऑफ 100 गोस्ट्स को अभी हुआ ने रोक रखा था। वो आत्माएं इतनी पावरफुल नहीं थी कि झंग यी को परेशान करें। पर सवाल था, वो आए कहां से थे? कोई तो ताकत थी उनके पीछे। अगर वो ताकत अब सामने आई तो जोंग यी को भी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। दूर से सब देख रहे तीनों काले साए, ब्लैक शैडोज, ने ईविल बॉय की कॉल को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में पूरी तरह से उतरने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। ईविल बॉय ने जब देखा कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा, तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तुम लोग भी मुझे छोड़ गए? ठीक है, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ खुद पर है। उसकी नजर जोंग यी पर पड़ी, जहर भरी। जोंग यी ने कहा, लेकिन तुम मुझसे लड़ोगे किस पर भरोसे? उसने अपना दाया हाथ उठाया। उसमें वॉइड की एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, काली, विनाशकारी और डरावनी। बिना मैगट सी के तुम्हारी ताकत सिर्फ 16,000 पॉइंट्स के आसपास होगी। तुम मेरी डिफेंस भी नहीं तोड़ सकते। ईविल बॉय ने गुस्से में फिर से अपना आउटर दाव हेलफायर कैनन छोड़ा, पर इस बार जोंग यी की ताकत को एब्जॉर्ब किए बिना उसकी ब्लास्ट एक डायमेंशनल गेट भी नहीं तोड़ सकी। जोंग यी ने गहरी सांस ली। अब वो क्लियरली महसूस कर रहा था कि डीमन किंगडम से जो ओरिजिनल पावर उसे मिली थी, वो पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुकी है। अब उसका पावर इंडेक्स था 22,000 पॉइंट्स, यानी वो ब्लैक चैरियट लेवल एलियन बन चुका था। जोंग यी हवा में तैरता हुआ उस मक्खी जैसे घिनौने क्रीचर को नीचे देख रहा था। उसके हाथ में वॉइड एनर्जी से बना ब्लैक बॉल मुट्ठी में कॉम्प्रेस होकर मार्बल जितना छोटा हो गया था और इतना अनस्टेबल कि कभी भी फट सकता था। उसने ईविल बॉय की ओर अपनी हथेली तानी। बॉल घूमने लगा और उसकी स्पीड बढ़ती गई। ईविल बॉय को अचानक मौत का डर सताने लगा। भागो! उसके दिमाग में बस यही एक शब्द गूंजा। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, जोंग यी ने हमला कर दिया। स्टार कैनन। कोई फ्लैशी एनिमेशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक सीधी ब्लैक लाइट लाइन जो जोंग यी से लेकर ईविल बॉय को चीरती हुई जमीन तक गई। इतनी फास्ट कि ईविल बॉय रिएक्ट तक नहीं कर सका। लाइट गायब हो गई। ईविल बॉय ने नीचे देखा। उसके सीने में एक बड़ा छेद बन चुका था। लाल खून बहने लगा और उसका जीवन धीरे धीरे खत्म होने लगा। तुम्हें मार डालूंगा। तुम। ईविल बॉय के मुंह से गुस्से में चीखें निकल रही थी।
लेकिन उसका शरीर कंट्रोल खो चुका था। उसकी बॉडी ट्विस्टेड हो गई। चेस्ट की होल को भरने के लिए उसमें से हजारों मैगोट्स निकलने लगे। लेकिन इस बार शरीर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था और स्वॉर्ड इन द ट्री ने मैगट सी को इतना खा लिया था कि एनर्जी मिलना बंद हो गया। मैगोट्स ट्राई करते रहे लेकिन हर बार फेल हुए। बूम! इविल बॉय की बॉडी हवा में ही फट गई। सफेद बारिश जैसी स्लरी नीचे गिरने लगी। उसके अंदर छिपे हजारों कीड़े उड़ गए। मैगट सी आखिरी बार संघर्ष करती रही, लेकिन स्वॉर्ड इन द ट्री की बेलों ने उन्हें भी पूरी तरह से चूस लिया। जोंगी को फील हो रहा था कि स्वॉर्ड इन द ट्री इस एनर्जी को पीकर इवॉल्व कर रहा है और अगर पूरे एदो की मैगट सी को एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी पावर 9,999 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। यह पूरा युमाकोट का जमा हुआ बल था जो 5 लाख लोगों की जिंदगियों से बना था। एदो अब ऑफिशियली एक डेड सिटी बन गया था। जोंगी ने इविल बॉय का ओरिजिन जल्दी से कलेक्ट किया, फिर स्वॉर्ड इन द ट्री को बोला कि बची हुई मैगट सी को एब्जॉर्ब कर ले। नीचे हुआ अभी भी नाइट परेड ऑफ 100 गोस्ट से जूझ रहा था। गोस्ट्स मरते नहीं थे, बस ब्लॉक होते थे, इसलिए हुआ काफी थक चुका था। जोंगी नीचे आया और गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन से सबको एक ही बार में साफ कर दिया। सब खत्म हो गया, अब हम निकल सकते हैं, उसने हुआ से कहा। लेकिन उसकी नजर अब भी चारों तरफ घूर रही थी, कहीं कुछ और ट्रबल न हो जाए, क्योंकि इविल बॉय तो मारा गया था, लेकिन एदो का बैरियर अब भी टूटा नहीं था। इसका मतलब कोई और है, एक असली मास्टरमाइंड जो अभी भी पीछे छिपा है। जोंगी अब भी अलर्ट था।